अच्छा, तो आप लोगों ने ऑलरेडी फायरबेस पढ़ा हुआ है, सही है ना? सब नहीं पढ़ा हुआ है तो सब एक साथ ही बोलेंगे भाई सबने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना सबने फायरबेस? ठीक है, ग्रेट। फायरबेस का ऑल्टरनेटिव है सुपरबेस, ठीक है? और ये आजकल का ट्रेंड है। जैसे गाने के ट्रेंड होते हैं, वीडियोस का ट्रेंड होता है, इसी तरह ये भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ट्रेंड है कि लोग सुपरबेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब उसके पीछे रीजंस होते हैं। अब रीज़न ये है कि फायर बेस एक तो गूगल का है, सही है? अच्छा, फायर बेस के भी अपने एक एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। इसको आप कहोगे कि भाई ये इसलिए बेनिफिट जो है ना बेनिफिशियल है और इसमें जो है ना सही नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करो, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है? अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कंपैरिजन देखते हैं कि सुपर बेस और फायर बेस में क्या है, ठीक है? सुपर बेस पूरा होल बैकएंड है और काफ़ी अच्छा है कंपेयर फायरबेस के। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको नोट प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मिसाल, आप लोगों ने फायरबेस पे चैट एप्लीकेशन बनाई थी? नहीं बनाई, हम लोगों ने बनाई थी। बनाई थी ना हम लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने रियल टाइम डेटाबेस उसका देखा था। अब फायरबेस आपको वैसे तो डेटाबेस है, CRUD ऑपरेशन तो आपको सबको पता है ना? अपडेट, गेट, पोस्ट, पुट या पैच और डिलीट, ये तो एक नॉर्मल जो है ना CRUD एप्लीकेशंस के जो है ना फॉर्म जो है मेथड्स हैं, ठीक है? वही चीज़ आपको प्रोवाइड करता है फायरबेस, सही है? बिल्कुल उसमें सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको फायरबेस के अंदर रियल टाइम डेटाबेस भी हमने देखा था, ठीक है? आप लोगों ने नहीं देखा लेकिन उस पर रियल टाइम डेटाबेस भी होता है। अब रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है वो मैंने इनको रिसेंटली क्लास क्लास में बताया था। इस तरह का डाटा कि आपको लाइव जो है ना एक ब्रॉडकास्टिंग काइंड ऑफ दिखता है। अब जैसे मिसाल दी जाए इसकी, आपने एक पोस्ट क्रिएट करी है, ठीक है? अब आपका सिस्टम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में खुला हुआ है, यानी कि एक ही सिस्टम चार जगह खुला हुआ है। एक मिसाल देते हैं, आपने वहाँ पोस्ट क्रिएट करी है तीन डिपार्टमेंट में, विदाउट रिफ्रेश अगर वो पोस्ट वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये कहलाता है आपका रियल टाइम डेटाबेस, जो कि एक बहुत ज़्यादा इस तरह आपको अपडेट कर रहा है विदाउट रिफ्रेश। अगर आप नॉर्मली CRUD ऑपरेशन करते हो और पोस्ट पोस्ट की अपडेट करते हो तो आपके सिस्टम में तो आपको दिखा रहा है कि यार एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? ऐसा होता है ना? लेकिन दूसरे सिस्टम में अगर वो चीज़ खुली हुई है तो आप बोलोगे यार रिफ्रेश करो फिर आएगी आपकी पोस्ट। और जब आप रिफ्रेश करोगे तो यकीनन उसकी गेट की एपीआई कॉल करता है वो, और गेट की एपीआई कॉल करता है तो वहाँ से वो डाटा लेके आता है। यही फॉर्मेटिंग है ना इसकी, यही फ्लो चलता है ना इसका। एग्री है ना सब इससे? लेकिन रियल टाइम डेटाबेस ऐसा नहीं करता। वो आपका जो है ना, जो ये रिफ्रेशिंग वाला या रीफेच वाला जो मेथड है, इससे क्या करता है, बचाता है आपको, ठीक है? आपको जब डेटा अपडेट करना हो तो आपको रीफेच करने की या रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाता है, क्योंकि वो डाटा कनेक्टेड होता है मल्टीपल डेटाबेस से। रियल टाइम के अंदर एक कनेक्शन बनाता है वो। आपने सॉकेट पढ़ा है? नहीं पढ़ा, सॉकेट भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। उसकी एग्जांपल, ये तो फायर बेस की थी ना ये तो, चलो इसी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई मोबाइल से एक जगह पे डेटाबेस में अपडेट हुई एक चीज़, ठीक है? फर्ज करो मैंने अपनी थीम पे कलर अपडेट कर दिया ग्रीन, सही है? पहले था मेरे पास रेड, एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है? और मेरी एप्लीकेशन चार पांच लोगों ने एक साथ खोली हुई थी, उनके पास भी रेड आ रहा होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट थीम थी। मैंने जैसे ही ग्रीन अपडेट किया, आप सबके पास ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गई। वो ऑटोमेटिकली नॉन टेक्निकल के लिए है कि वो ऑटोमेटिकली, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं हुई। उसके पीछे जो चल रहा है मैकेनिज्म वो है रियल टाइम डेटाबेस का, जो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, उससे एक कनेक्शन बना के बैठा हुआ है। आपने पढ़ लिया HTTPS प्रोटोकॉल, जो कि एक दो मेथड पे काम कर रहा है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पे। पढ़ा है ना ये तो? नोट पढ़ के आए ना आप लोग? एग्री करोगे, मुझे पता चलेगा कि हाँ यार आपने कुछ चीज़ पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो फिर बता देंगे, मसला नहीं है, ठीक है? पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज़? उसके अंदर दो मेथड, दो वे में जो है ना कम्युनिकेशन होती है। आप क्लाइंट से क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट सर्वर पर,
सर्वर डेटा से कम्युनिकेट करता है, वहां से डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है और फिर आपको लाके देता है डेटा। वो किस तरह आता है? रिस्पॉन्स के थ्रू। रिस्पॉन्स यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है ये कहलाता है HTTPS का प्रोटोकॉल। सही है, इसके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें काम हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रियल टाइम डेटाबेस की, वो भी HTTPS के अंदर हो रहा है, लेकिन उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। उसका प्रोटोकॉल कैसा है? वन वे के अंदर काम कर रहा है। एक कनेक्शन बना लेता है सर्वर, ठीक है। एक कनेक्शन सर्वर ऐसे बना लेता है कि आपकी, अब ये वाला जो कनेक्शन होता है ये क्या आता है? रिक्वेस्ट जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर कनेक्ट बनता है, फिर टूट जाता है। तो ये क्या है? एक कनेक्शन बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, ऐसे काम कर रहा होता है। लेकिन आपके पास जो रियल टाइम डेटाबेस का कम्युनिकेशन है वो कभी टूटता नहीं है, वो एक ज्वाइंट होता है हमेशा। जैसे ही सर्वर में डेटाबेस में कोई चीज़ हिट होती है, चेंज होती है, XYZ कुछ भी होता है, वो सारी कनेक्टेड एप्लीकेशंस पे रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? रियल टाइम डेटाबेस। इसकी और एग्जांपल मैंने बताई थी कि सुपरबेस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट का, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है आपका? क्या होता है बताना जरा भाई, तुम्हारा क्या नाम था? हाँ बताओ। नहीं नहीं, नाम नहीं, वो तो सही है, ब्रॉडकास्ट बताओ। सही है। हम्म। सही है। ज्वाइंट होता है। हम्म। सही है, आप बताओ हाशिर। नहीं नहीं, ये तो हो गया ना, नई एग्जाम्पल दो ना यार, ये क्या बात थी? मैंने क्या एग्जाम्पल दी थी ब्रॉडकास्ट की? मैंने व्हाट्सएप की दी थी, और आप बताओ इसे, अभी आप नहीं है बताओ। इस फिग्मा वाली दी थी मैंने एग्जैक्टली, और गूगल शीट की मैंने एग्जाम्पल दी थी। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दी थी, फिग्मा आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? फिग्मा किया है? तो कभी आप फिग्मा पे एक्सप्लोर करना, आप फिग्मा पे लॉगिन करना और एक ही फिग्मा किसी और को देना। तो जब एक साथ दो चार बंदे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें बाकायदा पूरा बना हुआ आ रहा होता है कि फिग्मा, एक बंदा ये यानी कि जो दूसरा बंदा लॉगिन हुआ हुआ है वो उसकी स्क्रीन क्या चल रही है, वो क्या चीज़ कर रहा है, परफॉर्म क्या कर रहा है। दूसरा आप कर्सर जो आ रहा होता है बेसिकली उसका, और दूसरे का भी आ रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्ट का, रियल टाइम डेटाबेस, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये वो डेटाबेस का डाटा है जो कि हम डेटाबेस में अपडेट नहीं करते। मेरी बात समझ में आई है? इसकी मिसाल मैंने व्हाट्सएप की टाइपिंग की दी थी। आप लिख रहे होते हो, ऊपर टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, दिखा है ना सबने? आप टाइप कर रहे होते हो व्हाट्सएप पे, ऊपर टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा होता है। वो रियल टाइम डेटाबेस है, ठीक है, जो कि उसको बता रहा है। रियल टाइम डेटाबेस का पार्ट है ब्रॉडकास्ट, उसको डिफाइन कर रहा है कि भाई ये चीज़ कुछ बंदा कुछ लिख रहा है। आप जैसे ही रुकते हो टाइपिंग रुक जाता है, या दूसरा वाला बंदा जैसे ही रुकता है टाइपिंग रुक जाती है, ठीक है। सही होता है ना? लेकिन वो डाटा ऐसा होता है जो कि डेटाबेस में मुझे अपडेट नहीं करना पड़ता। जब मुझे डेटाबेस में अपडेट करना पड़ता है, ज़रूरत ही नहीं है मुझे उसको अपडेट करने की। क्या ज़रूरत है मुझे, किसी को क्यों बताना है कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो ये उस तरह का डेटाबेस है रियल टाइम डेटाबेस, इसको कहते हैं रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। कि जो कि एक जगह से अपडेट हो तो मल्टीपल जगह रिफ्लेक्ट करता है। उसकी मिसाल आपको मैंने और बताई थी डैशबोर्ड से रिलेटेड, कि भाई डैशबोर्ड में अगर मैंने थोड़े से पैसे आगे पीछे करे तो दूसरी जगह पे भी तो आना चाहिए ना, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो रिफ्रेश करे फिर पता चले यार इसने पैसे जो है ना यहाँ खर्च करें। आपने यहाँ पे करे, उसके पास फौरन ग्राफ चेंज हो जाए या यार एक जो है ना डिटेक्शन हुई है। ये सारा रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आता है और ये उसको कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब फायरबेस हमें रियल टाइम डेटाबेस भी देता है, ठीक है। अब वो हमें क्लाउड फंक्शन भी देता है। क्लाउड फंक्शन भी मैंने बताया था, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दो चार और सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है। सुपरबेस आपको थोड़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे कि उसके अंदर आपको एक क्रोन जॉब मिलती है, ठीक है। क्रोन जॉब का पढ़ा था आप लोगों ने? नहीं। क्रोन जॉब आपके पास नोट जेएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, या आप कह लो और वैसे ही मतलब एक वेब के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। तो क्रोन जॉब का काम ये होता है कि हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर करते हैं। यानी कि मैं अगर आपको मिसाल दूं कि मैंने एक कैंपेन बनानी है कि अगर मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, ठीक है, वो लॉगिन करता है, वो लॉगिन करे सब कुछ करे, उसके 5 मिनट बाद उसके पास एक मेरी ईमेल चली है,
ऑटोमेटिकली, जिसको मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली, वो किसके लिए है? नॉन टेक पर्सन के लिए वो है कि यार वो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए, वो आपको आके ये समझाएगा। तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, ठीक है, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में काम होता है क्रोन जॉब के थ्रू। उस पर शेड्यूल लगाया जाता है बेसिकली कि इतने टाइम के बाद उसने ट्रिगर होना है और कितनी दफ़ा ट्रिगर होना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें सुपरबेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, ब्रॉडकास्टिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको सुपरबेस प्रोवाइड करता है, प्रेजेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आहिस्ता से इसको देख लेंगे हम। अच्छा, उसके अलावा आपके पास सोशल लॉगिन्स वगैरह हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है सुपरबेस, वो आप लोगों ने फायरबेस के अंदर भी देखे होंगे। सही है, सोशल लॉगिन थे, आप लोगों ने शायद गूगल ट्राई भी किया होगा, गूगल लॉगिन देखा होगा। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? हाँ, थोड़ा सा सुपरबेस मुझे बेहतर इसलिए लगता है कि एक तो ईजी टू यूज़ है, ठीक है। ईजी टू यूज़ इसलिए है कि काफ़ी अच्छा मैनेज होता है उसके अंदर। फायरबेस का कंसोल आपने देखा होगा, डेटाबेस आप लोगों ने उसका देखा होगा, थोड़ा सा टफ लगता है, आपको समझने में मुश्किल होती है कि भाई ये बनाओ, फिर उसकी डॉक्यूमेंट आईडी, और फिर देन उसके बाद उसके अंदर डाटा, है ना। इसके अंदर पूरा आपके पास जो डाटा आर्किटेक्चर बनता है वो आपके पास एक माई एसक्यूएल या एसक्यूएल लैंग्वेज की काइंड ऑफ बनता है आपके पास, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना आप, या कंप्यूटर साइंस वाले को तो पता है ना, फिर क्यूरी लैंग्वेज का पता है ना आप लोगों को। ग्रेट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको बस यहाँ से लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, और एक बार हम बस अब लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास सिंपल चीज़ है, और ये बाकायदा यहाँ पे मेंशन भी करता है कि फायरबेस ऑल्टरनेटिव। स्टार्ट प्रोजेक्ट, चलो इन्होंने शायद हटा दिया है, वरना पहले यहाँ लिखा आता था फायरबेस ऑल्टरनेटिव। तो ये बड़ी बात थी किसी को चैलेंज करना इतनी बड़ी, तो भी फायरबेस जैसी, गूगल जैसी चीज़ को। खैर चलो, अब हमारे पास फायरबेस और सुपरबेस, सॉरी सुपरबेस एक पोस्ट ग्रेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैंने आपको बताया एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, या आप इसको पोस्ट ग्रेस भी कह सकते हो, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल भी लोग इसको बोलते हैं। अब इसको ये कहने का क्या रीज़न है, क्यों? आप लोगों ने दो टाइप ऑफ डेटाबेस पढ़ी होगी, ये नहीं पढ़ी? तो डेटा की नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं डेटाबेस की, ठीक है। एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस और एक होता है नो एसक्यूएल। आप लोग मोंगोडीबी भी पढ़ के आए हो, वो नो एसक्यूएल है, ठीक है। ये तो बताया होगा आपके सर ने आपको, ठीक है। तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके उसमें क्या डिफरेंस है? मैं अभी जिससे पूछ रहा हूँ, अभी इनकी क्लास से पूछ रहा हूँ मैं, अभी अभी आप लोग रुको। जेसन फॉर्मेट में बेसिकली होता है, ऐसा ही है, एग्जैक्टली exactly। तो आपके पास जो नो एसक्यूएल के अंदर होता है वो क्या होता है, जेसन फॉर्मेट के अंदर, या ऑब्जेक्ट वाइज जिसे कह रहे हो आप लोग, फॉर्मेट उसको जेसन ही कहते हैं। तो उसमें आपके पास डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता बेसिकली, सिंपल वर्ड के अंदर मैं कहूँ तो उसको। आपके पास एसक्यूएल के अंदर टेबल वाइज डेटा होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, उसको एक अलग तरीके से मेंटेन किया जा रहा होता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो, उनमें ज़्यादातर एसक्यूएल इस्तेमाल होता है, नो एसक्यूएल लोग कम इस्तेमाल करते हैं। पुरानी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बड़े एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आज का जो दौर है उसमें लोगों को डेटा जेसन फॉर्मेट में भी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन निकला पोस्टग्रेस्ट, जिसमें उसने आपको डेटा स्टोर करने के लिए टेबल फॉर्मेटिंग दे दी पूरी, सही है, स्ट्रक्चर के लिए, और आपको रिटर्न में जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना शुरू कर दिया। ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तभी पोस्टग्रेस्ट आज के दौर में ज़्यादा पीक पर है, ट्रेंड के ऊपर है। अक्सर आप देखना जॉब जो पोस्ट वगैरह आती है उसमें देखना आप, नजर लिखा हुआ आ रहा होता है पोस्टग्रेस्ट वगैरह रिक्वायरमेंट। अगर आप लोगों ने देखी हो तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। सुपर बेस भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, जो ट्रेंड है उसको अब चलाना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और पढ़ना भी पड़ता है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब पोस्टग्रेस में मैंने आपको क्या बता दिया, स्ट्रक्चर डेटा कौन सा है उसका, टेबल फॉर्मेट के अंदर ही है, ठीक है। और जो डेटा वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर ही कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई? आपने यहाँ पे स्टार्ट या प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और आपने यहाँ से ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, सही है, यहाँ पे बता भी रहा है, लास्ट यूज़ मैंने गिटहब से किया था लास्ट टाइम, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। आपके पास पहले वो आपसे पूछेगा यार ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें,
आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे उसको नाम बताओगे, टाइप डिफाइन करोगे कौन सा आपका पर्सनल है क्या है, प्लान सेलेक्ट करोगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ एक। सही है, एक नाम दे रहा हूँ मैं बस ऐसी, वरना हम काम अपने वाले पे ही करेंगे क्योंकि हमने उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी करी हुई है। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही क्रिएट होगी वो आपसे रीजन पूछेगा, क्योंकि आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली आप सुपर बेस से उसके लिए उसका सर्वर पे स्पेस मांग रहे हो। बात समझ में आ रही है? आपका सर्वर आपका सिस्टम होता है, लेकिन आप जब किसी और के एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो आप उसके स्पेस, सर्वर से स्पेस मांगते हो। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके सुपर बेस का एक सर्वर क्रिएट कर दिया, और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कौन से रीजन में आपके जो है ना सर्वर को रखना है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल रीजन है। ठीक है, तो अब इसके पास है भाई अमेरिकन है, इसके पास यूरोप है और स्पेसिफिक है, बाकी ये मेरे ख्याल से शायद अलग रीजन हैं इसके पास ना। साउथ एशिया, मुंबई भी आ रहा है इसके पास, और यहाँ पे आपके पास वेस्ट नॉर्थ सब आ रहा है। तो मैंने बस, उसने मुझे रिकमेंड बोला हुआ है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको आपको देखना ये है कि जो आपका क्लाइंट कहाँ का है आपने उसके पास रखना है। समझ में आ गई बात? अब आप अपने लिए बना रहे हो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ऑफिस में कोई पर्सन है, तो आपके जो लीड होगा वो आपको ये बोलेगा कि भाई ये काम करना, सर्वर बनाते हुए उसको यूएस की तरफ रख देना, क्लाइंट हमारा यूएस का है, और आपने गलती से रख दिया एशिया, तो हो गया गेम। तो क्या होगा, क्या लगता है? हाथ खड़ा करना जिसको जो पता है, सिर्फ हाथ खड़ा करने का बोला था ना मैंने अभी। हाँ, मुक्शिद आपको पता है? अच्छा, मुक्शिद वो नहीं है, आपका नाम है मुक्शिद? आपका नाम है पक्का ना? मुझे लगा था उसका नाम है। चलो चलो, आप बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ, छोड़ो, अब आप बता दो। नाम में कंफ्यूज हो गया मैं। हम्म, सर्वर दूर होगा तो उसका रिस्पांस आने में टाइम होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जाके यूएस से डायरेक्ट एशिया पे जाएगी तो टाइम लगेगा उसको। तो बेहतर होता है कि सर्वर आप अपना क्लोज रखो यूएस के, अगर आपका क्लाइंट यूएस का है तो यूएस, यूके है तो यूके, यानी कि करीब करीब यूरोप पे कोई दूसरा रीजन हो। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं तो हम एशिया पे ही रख लेते हैं। सही है, उसने हमें रिकमेंडेशन भी ये दी है। डेटाबेस का आप एक पासवर्ड वगैरह बता दो, अभी आपको बता भी रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द पासवर्ड टू योर Postgres database, so it must be strong and hard to guess। ठीक है, उसने बोला ये चीज। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पता नहीं क्या रखा था। ठीक है, हमने तो आसान ही रखा था इसके अंदर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सही है, तो हमारा ये क्या हुआ, एक और प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। सही है, अब मैं वापस आ जाऊंगा अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट की तरफ, ये हमारा लास्ट था। सही है, ये था ना हमारा लास्ट? नहीं, हाँ से हमें प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा। सही है, सही आ गया ना हमारा रीजन। ये हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सुपर बेस के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हैं। सारी चीज़ें से मुराद, हम देख चुके हैं इसके अंदर डेटाबेस तो क्रिएट हमारा हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया, आपने जब उसको पासवर्ड सेट किया उसने सर्वर के साथ साथ आपका ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है, आपको ज़्यादा कोई मेहनत पंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इन फायर बेस, सुपर बेस का जो मकसद है वो यही है कि आपके पास वो एक ईजी कर देता है, ताकि उसको एक फ्रंट एंड डेवलपर भी उसको ईजिली मेंटेन कर सके, बना सके। क्योंकि उसको अगर भाई नोट जेएस नहीं आती, उसको मोंगोडीबी नहीं आता, उसको बैकएंड नहीं आता, तो वो एक चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता। उसको सीखना पड़ेगा इस चीज़ को बनाने के लिए। जैसे अगर मिसाल दी आती है आप लोगों की, तो आप लोग को अभी नहीं आता, तो आप लोग नोट जेएस पे काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, टाइम लगेगा आपको। सही है, तो उस चीज़ को, टाइम को सेव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, डेटाबेस वगैरह सब कुछ ये खुद मैनेज कर रहे हैं। आपको सिर्फ डेटा को क्रिएट करना है, कि कौन सा डेटा बनाना है, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। ठीक है, अब इसमें ये कि बहुत सारी आपके पास क्या है, लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सी शार्प, स्विफ्ट, कॉटलिन, इन्होंने सब में रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ऐप फ्रेमवर्क के अंदर भी इन्होंने नेस्ट जेएस के अंदर एग्जांपल रखी हुई है, नेक्स्ट है, रिएक्ट है, और ये स्विफ्ट भी इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, ये स्विफ्ट भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है।
फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं आता हूँ यहाँ पर टेबल एडिटर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले टेबल क्रिएट किया था, मैंने डिलीट कर दिया था। अगर मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, डिस्क्रिप्शन अगर मुझे डिफाइन करनी है तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था ये रॉ लेवल सिक्योरिटी RLS, इसको मैं भी इनेबल कर दूंगा, मतलब डिसेबल कर दूंगा। उसका रीज़न ये है, और ये सिक्योरिटी क्या है, ये वो सिक्योरिटी है कि जो कि जब आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करो तो कुछ सिक्योरिटी के जो है ना प्रोटोकॉल इसमें क्रिएट होते हैं। अब जैसे काइंड ऑफ इस तरह के भाई, डेटाबेस में कम्युनिकेट सिर्फ वही कर सकता है जो ऑथेंटिकेटेड है, जो लॉगिन है, ठीक है। डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है, क्यूरी लैंग्वेज से हो जाता है। अगर आपने ये RLS चीज़ वाली चीज़ अगर यहाँ पे इनेबल नहीं करी है, या आपने जब सिस्टम, आप जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे होगे तब आपने इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया है, तो कोई भी आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट कर देता है। सही है। इनेबल रियल टाइम, अगर मुझे रियल टाइम के लिए आ रहा है ना, ब्रॉडकास्ट चेंजेस ऑन दिस टेबल टू ऑथराइज सब्सक्राइबर्स, तो अगर मुझे ये चीज़ करनी है ब्रॉडकास्ट के लिए कि भाई रियल टाइम के अंदर इस चीज़ पे इफेक्ट हो, पढ़े नजर आए, मुझे पता चले कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। वरना अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिसीज़ के लिए उसने पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप यहाँ पे जाके इसकी पूरी पॉलिसीज देख सकते हो। ये आ रहा है पॉलिसीज़ यहाँ पे किस तरह की है भाई, इंडिविजुअल कैन व्यू देयर ओन टू डूज। देखो ये पॉलिसी है, यानी कि मैं सिर्फ अपना टू डू देख सकूं, सबका ना देख सकूं। ऐसा ही है ना। ये पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है, डेटाबेस में होती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। डेटाबेस में आप जाके उसको क्यूरी लिखोगे ना, क्रिएट टेबल हो गया, उसके बाद आप बोलोगे सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, डेटा ला के दे देगा वो आपको सारा का सारा, अगर आपके पास जो है ना डेटाबेस का सारा एक्सेस है तो, ठीक है। मैंने बताया भी था इसमें एक हैकिंग होती है हमारे पास, SQL इंजेक्शन। इसी की मिसाल दिखाई दी ना मैंने। इसको SQL इंजेक्शन इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है आपके ब्राउज़र के थ्रू, और जब आप कोई ब्राउज़र में कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ क्यूरी हो रही है, सर्च आप करते हो, सर्च पे क्यूरी आती है, पता है ये बात। सर्च पे डेटाबेस से क्यूरी आती है डेटाबेस के पास कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ ला के दे दो। फर्ज करो फूड पांडा पे गए, आपने उसको बोला भाई मुझे कॉफ़ी वाले रेस्टोरेंट ला के दे दो, तो कॉफ़ी रेस्टोरेंट क्या करेगा, वो एक सर्च की क्यूरी भेजेगा डेटाबेस पे और उससे सारे रेस्टोरेंट ला के दे देगा आपको। सही है। तो आपका जो हैकर है वो इस क्यूरी को आपके सर्च के साथ भेजेगा। सही है। और उस सर्च के अंदर उसकी कुछ ना कुछ क्यूरी लिखी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर नेम पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड पे भी क्यूरी भेज सकता है वो, कि कम्युनिकेशन तो डेटाबेस से कर रहा है ना वो। यूजर नेम पासवर्ड की अगर आप क्यूरी भेजोगे तो क्या करोगे आप, जो नोट जेएस पढ़ के आए जरा वो बताएं जरा मुझे, यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों ने किया है ना, हाथ खड़े करके बताना जिसको पता है क्या होता है, डेटाबेस पे कैसे कम्युनिकेशन होती है, कैसे काम होता है, आप बताओ। सेकंड। जी जी। अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड अगर भेजता हूँ डेटाबेस पे तो क्या चलेगा, क्या करेगा वो, काम कैसे करेगा आप। अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड जब हम करते हैं, यानी कि लॉगिन वाली क्रेडेंशियल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, डेटा जाएगा मेरा, तो वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, नोट जेएस में जो आपने एक राउट बनाया होगा वो कैसे मैकेनिज्म हैंडल करेगा। आप बताओ। जी। थोड़ा सा खड़े होकर बता दो। माजरत आपको तकलीफ दे रहा हूँ। हम्म। 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 ग्रेट ग्रेट, बैठो यार, ताली बजा दो भाई इनके लिए। अच्छा, तो इन्होंने पूरा एक फ्लो बताया, ठीक है। पूरा से मुराद ये कि थोड़ी चीज़ें इन्होंने आगे पीछे कर दी, लेकिन मसला नहीं है, एटलीस्ट इनको ये चीज़ तो याद थी। अब यूज़र नेम पासवर्ड जब आपके पास जाता है डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या करता है, सब में पहले तो आपकी बॉडी से निकालेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो निकालेगा। फिर वो क्या करेगा, JW टोकन बनाया हुआ होगा उसने, क्योंकि इसके साथ JW टोकन जब जाता ही जाता है, ठीक है, उससे वो ID मैच करेगा, निकालता है, कंपेयर करेगा, काम हो गया उसका।
पासवर्ड डायरेक्ट डेटाबेस में, या चलो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं साइन अप वाला प्रोसेस, इसको छोड़ दो, ये तो लॉगिन वाला है ना, साइन अप वाला समझते हैं। अगर आप किसी भी साइन अप वाले प्रोसेस में आते हो तो क्या होता है, आपके पास यूजर नेम, फुल नेम, पासवर्ड, ये तीन चीज़ें रख लेते हैं अभी फिलहाल, तीनों जाएंगी। सही है, तीनों आपके पास बैकएंड पे आपको तीनों मिल जाएंगी। आप क्या करोगे, सब में पहले इसका एक बनाओगे JWT टोकन, ठीक है, जेसन वेब टोकन, जो कि आपकी आईडी के बेस पे, ईमेल की बेस पे जो है ना काम करेगा। बेसिकली वो क्या करता है, आपके डेटा को क्या कर देता है, सिक्योर करता है और इनकोड करके रख देता है, ठीक है। उससे कम्युनिकेशन होती है उसकी सारी। ये तो मैंने आप लोगों को हमारी क्लास वालों को बताया था, हम फेसबुक वाले पे जब हम काम कर रहे थे, याद है ना सबको, या भूल गए? हाँ भाई याशिर, याद है? तो उस टोकन की बेस पे आगे चलते हैं, और आपके पास जो पासवर्ड होता है वो हमारे पास होता है इनक्रिप्ट। ये भी मैंने बताया था, वो हैश फॉर्मेट में जनरेट होता है, ये बताया था मैंने। हैश फॉर्मेट के बाद वो आपके पास डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड डायरेक्ट सेव नहीं होता है, हैश फॉर्मेट में सेव हो जाता है। जब वो सेव हो गया, लॉगिन हो गया, JWT आ गया, उसने आपको साइन अप करके एक डेटा असाइन कर दिया होगा। अच्छा, अब आप जब लॉगिन करोगे यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो वो क्या करेगा, उस यूजर नेम और उस पासवर्ड की बेस पे वो चेक करेगा, पहले तो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है नहीं करती ईमेल। सही है, ये चेक करेगा नहीं करेगा? अगर एग्जिस्ट करता है फिर वो आगे आएगा, आगे चेक करेगा कि इसकी आईडी को जो उसने JWT से जो है ना कब जो है ना वेरीफाई करेगा। सही है, JWT से उसको वेरीफाई करेगा वो। सही है, JWT से जैसे ही वेरीफाई होगा कि हाँ भाई ये डेटा इसी का था, ये ईमेल इसी की थी, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, चलिए बताओ क्या करेगा। जब वेरीफाई हो गया JWT से, फिर क्या करेगा वो आपसे? JWT से उसने वेरीफाई कर लिया कि ये जो बंदा है, इस ईमेल की या इस आईडी के बेस पे लॉगिन हो चुका है, यही बंदा है। फिर क्या करेगा वो? आप भी यही कह रहे हो, एक्सेस दे देगा, यही करेगा ना, क्योंकि उसका JWT वेरीफाई हो गया, यानी कि यही बंदा था जिसने सारा काम किया। सही है। अब इसके अंदर वो लॉगिन कर रहा है, कर रहा है, पहली चीज क्या चेक होगी, बंदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, सब में पहली चीज ये चेक होती है। टोकन बाद में होता है, हमेशा याद रखना। बंदा एग्जिस्ट करेगा तभी टोकन पे जाऊंगा मैं, उससे पहले इसको क्यों दिखाना, मुझे टोकन है ही नहीं, टोकन तो फेल ही आना है हमेशा जब बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो पहली ही चीज में ये इंजेक्शन फेंक देगा, यानी कि एक क्यूरी लिख के भेज देगा, वो आपके जो डेटाबेस से लिंक करेगी, कम्युनिकेट करेगी। अगर आपका डेटाबेस सिक्योर नहीं है, आपने उसको खुला छोड़ा हुआ था कि कोई भी आए खाना खाए चला जाए, सही है, तो फिर आपका डेटाबेस गया, उड़ गया, वो ड्रॉप टेबल की क्यूरी चलाएगा, आपका टेबल सारे डिलीट, सारे टेबल डिलीट, खत्म। ये बात समझ में आ रही है? हैकर का मकसद क्या ये करने का, उसके लिए इंजॉयमेंट है। सही बता रहा हूँ आपको, ये इंजॉयमेंट है उसके लिए। डेटा सेल भी होता है, वो तो स्टील एक अलग चीज है, वो तो फिर वो एक अलग क्यूरी भेजेगा कि उससे वो कॉपी करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा और फिर अपने पास जो है ना मंगवाएगा। वो एक अलग गेम है। अभी यहाँ से वो जो काम कर रहा है वो इस वक्त कर रहा है, आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, डिलीट कर सकता है आपके डेटाबेस को। अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है, अच्छा खासा डेटा है, तो जीरो, खत्म। एप्लीकेशन का डेटा डिलीट तो मतलब सारे यूजर आपके पास से चले गए ना, तो आपका बिजनेस तो खत्म, ठप हो जाएगा। तो इस वक्त यही कर रहा है वो, आपको यही बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है हैकर। पढ़ो जरा इसको फटाफट एक एक करके जरा एक लाइन से। पढ़ लिया भाई पहला? सेकंड पढ़ो। पढ़ लिया सेकंड? थर्ड पढ़ो अब, जल्दी से। पढ़ लिया भाई? क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लेन करो फटाफट जल्दी से। आप बताओ, समी के बराबर में। क्यूरी भेजेगा, ठीक है। व्यू कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, यानी कि उसको एडिट कर सकता है, रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकता है, मतलब उसके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आ जाएगा।
ठीक है। अभी क्यूरी कौन सी होगी, क्या होगी, हम बाद में देखेंगे। क्यूरीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इमेज है ना। हाँ, अब पढ़ो जरा इसको क्या लिखा हुआ है। हाँ, 2 मिनट दे दो, मैं बस बात कर रहा हूँ। इसको पढ़ के क्या समझ में आया? आपने पढ़ लिया इसको? नहीं, पढ़ा नहीं आपने इसको? ओ यार। आप बताओ आशिर, क्या बोल रही हैं, इसमें क्या एग्जाम्पल है? अबे, क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई? हाय, दिस इज योर स्कूल सन्स, वी आर हैविंग सम कंप्यूटर ट्रबल। ठीक है। वो एक स्कूल से जो है ना कॉल आती है कि भाई आपके जो है ना, जो है मतलब उसके बेटे से स्कूल से कॉल आ रही है, वी आर हैविंग सम कंप्यूटर ट्रबल, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला आ गया, ठीक है। ओ डियर, डिड वी ब्रेक समथिंग, डिड ही ब्रेक समथिंग, उसने कुछ किया, कुछ तोड़ा वगैरह। डिड यू रियली नेम योर सन रॉबर्ट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। उसने कॉल के ऊपर उसने ये बात करी है, उसने कॉल के ऊपर एक क्यूरी मारी है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं इस टाइम के अंदर, सही है। उसने लिखा है योर नेम सन रॉबर्ट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। उसने ड्रॉप टेबल, मैंने आपको बताया कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट का मतलब है कि ड्रॉप कर दो स्टूडेंट के टेबल को, यानी कि ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो, गिरा दो। ड्रॉप से मुराद यहाँ पे ये, ठीक है। अब टेबल स्टूडेंट यानी कि टेबल कौन सा, स्टूडेंट्स का। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात की जाए तो आपका एक टेबल होगा स्टूडेंट्स का, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स आए थे बनने से लेकर लास्ट तक, वो सारा डेटा वहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है तो, ठीक है। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट सारे आ गए, जब टेबल ड्रॉप तो गेम खत्म, सबका रिकॉर्ड चला गया। ओ यस, लिटिल बॉबी टेबल्स वी कॉल हिम। इसका क्या मतलब हुआ? उसने परमिशन एक्सेस दिया कि भाई हमने यही किया। नेक्स्ट आगे, वेल वी लॉस्ट दिस ईयर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, आई होप यू आर हैप्पी। हमने एक साल का स्टूडेंट का रिकॉर्ड लॉस कर दिया। अब उसने एक साल बोला है, हो सकता है उसका टेबल एक साल वाला हो रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स का अगर टेबल है तो वो पूरी ईयर का, यानी कि पूरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। अगर फर्ज करो आपकी यूनिवर्सिटी 15 में खुली थी और आज 25 या 10 साल का रिकॉर्ड एक ही टेबल में मेंटेन हो रहा होगा, ठीक है। उसको उन्होंने तोड़ तोड़ के डिवाइड कर लिया होगा, लेकिन टेबल तो स्टूडेंट्स होगा, या हो सकता है नाम कुछ और हो। ये तो नाम पे डिपेंड करता है। एंड आई होप यू लर्न टू डेटाबेस इनपुट। समझ में आई बात? तो कितना रिस्की काम है इन चीजों पे काम करना, ये हम नमाज के बाद आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना सबको? ग्रेट। तो उस उन चीज़ों को बचने के लिए आप लोग फिर ये रॉ लेवल सिक्योरिटी वगैरह की चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी सारी मेंशन है, आप इसको देख लेना, आप समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। इनेबल करने के बाद ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथेंटिकेटेड रूट्स, सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम्स टेबल के, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेन, क्योंकि हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसी कॉलम उसको डिफाइन कर देते हैं पहले, ठीक है। उसकी मिसाल मैंने आपकी दी थी कि जो आपका गेट कीपर होता है उसके पास रजिस्टर होता है। आप किसी भी जगह ऐसी जगह एंट्री करते हो जहाँ पे आपके पास जाने का एक्सेस नहीं है, तो वो आपसे एंट्री लेता है। उसके पास रजिस्टर होता है, उसके अंदर लिखा होता है नाम, ठीक है, एनआईसी नंबर, किसके पास जाना है, साइन इंक्लूडिंग डेट और टाइम, सब सब वो वहाँ मेंशन कर रहा होता है, ठीक है। तो बस यही समझ लो कि अगर आपको ये काम डिजिटली करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे, टेबल बनाओगे, उसको डिफाइन करोगे कॉलम, जैसे कि कॉलम कौन सा हो गया, नेम, ठीक है। पहली चीज़ तो आईडी, आईडी बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाती है, आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की एक आईडी होती है। क्रिएटेड टाइम, ये भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई जैसे ही
वो क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा। दूसरा कॉलम आपका क्या हो सकता है, नेम, ठीक है, नेम। अब आप उसको डिफाइन करोगे उसकी टाइप क्या है, क्योंकि ये भी रिस्ट्रिक्शन है। एक भाई मिसाल के तौर पे रिस्ट्रिक्शन ये इस तरह की है कि अगर मैंने एक डेटा को टाइप नंबर डिफाइन करी है, तो मैं उसमें डेटा स्ट्रिंग के अंदर कंसिडर नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, अगर इसको आप फिनटेक की तरफ लेके जाओ, यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की तरफ, तो बहुत बड़ा भंड है ये। चूँकि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो नंबर्स हैं, सही है। वो अगर स्ट्रिंग में आती हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। भले ही आप उसको जो है ना प्लस लगा के या स्ट्रिंग के जो है प्लस नंबर के आप उसमें मेथड में रख के उसको कर लो, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे ये सारी चीज़ें इस तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो डाटा है उस डाटा फॉर्मेटिंग के अंदर भेजो, बेहतर रहता है, सही है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है, int 2, int 4, int 8। अब ये 2 4 8 क्या है, ये इसकी क्या है, कंप्यूटर की बिट साइज है ये आपका, ठीक है। तो अगर आप 4 बिट करते हो तो उसमें कितने डेटा आएंगे ये वो बताएगा आपको। 2 के अंदर कितने करेक्टर ये जो है ना रख सकता है, मतलब नंबर्स की लिमिट कितने, 1 से लेकर 0 तक, सही है। तो अब ये 1 बिट के अंदर आएगा, मतलब एक सिंगल डिजिट। 2 डिजिट के अंदर फिर वो आपको बताएगा 3 4 5 6 इस तरह करके, ठीक है। 8 डिजिट का मतलब है कि वो इसके अंदर 8 बिट्स के अंदर जितने नंबर स्टोर कर सकता है उतने करेगा। अब 8 बिट्स में अगर आप हिसाब किताब लगाने बैठो तो कितने आ सकते हैं, कैसे लगाएंगे। 0001, सही है। फिर इसमें हो सकता है 0011, 256 आएंगे, 256 नहीं 255 मेरे ख्याल से आएंगे इसके अंदर, 255, 255, 255 आएंगे। सही है। तो आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको यहाँ पे नेम है। फिर उसके बाद फ्लोट का आपको पता है, सही है। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट के अंदर आएगा आपके पास, ठीक है। कुछ कह रहा है, पॉइंट के अंदर आता है ना। जेसन फॉर्मेट है, जेसन बी है, यहाँ पे टेक्स्ट है, वार चार है, यूआईडी है आपके पास, टाइम टाइम स्टैम्प बुलियन, और बहुत सारी चीज़ आपके पास डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है। हमें इस वक्त यहाँ क्या ज़रूरत है, नेम के अंदर टेक्स्ट की, हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे सर, सही है। आगे आपके पास आता है कि भाई इसको नल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये आपसे आप पूछेगा, या आपसे पूछा है कि आप इसके पास यहाँ पे क्या रख रहे हो, सेट एज नल। तो क्या बोल रहा है ये आपके पास भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज नल, सेट एज एम्प्टी, सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप उसको रखना क्या चाहते हो। अगर कोई, और अगर आप नहीं चाहते कि भाई नल हो ही ना, तो आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इनेबल कर दो उसको। इस यूनिक चाहिए तो इस यूनिक, डिफाइन एन एरे, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर से सारे चेक मार्क्स हैं। अब ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये उसने एक फ्रंट एंड बनाया हुआ है, क्यूरी पीछे इसकी चल क्यूरी रही है, समझ में आ रही है बात। ये दिखाया उसने आपको फ्रंट एंड है पूरा, कि आप ये सेलेक्ट करोगे तो आप उस क्यूरी के अंदर नलेबल ऐड हो जाएगा कि नल हो नहीं सकता। इस यूनिक, तो वो इस यूनिक ऐड कर देगा उसके अंदर, क्यूरी के अंदर क्रिएट करते हुए, क्रिएट टेबल करते हुए, सही है। डिफाइन एरे, तो वो एरे की तरफ बता देगा भाई इसमें मल्टीपल डेटा आ सकता है एट अ टाइम। तो वो सब चीज़ें आप क्या कर रहा है यहाँ पे, एज अ फ्रंट एंड पुश जरूर है, लेकिन पीछे चलना इसकी क्यूरी है, ठीक है। चले आगे। अब नेम हो गया। आपने बोला कि भाई इसमें और क्या हो सकता है आपके पास, एज हो सकती है, आप एज डिफाइन कर दो, ठीक है। एज के लिए भी आप वार चार यूज़ कर लो, नंबर यूज़ कर लो आप चाहो तो। भाई 0 हो तो आपके पास क्या हो सकता है, मेल कर लो, फीमेल कर लो। 1 हो तो आपके पास मेल या फीमेल, इस पे भी कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग बुलियन पे भी कर सकते हो। ट्रू है तो मेल है, फॉल्स है तो फीमेल है, और तो हमेशा गलत होती है, सही है ना भाई। आप इसको यार डिफाइन कर दो, वही नलेबल वाली चीज़, सही है। कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और डेटा आप चाहो तो इसमें इंसर्ट करते चले जाओ। तो ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, एक पूरा कॉलम एक जनरेट करता जा रहा है, ठीक है। सर मुझे अगर एक और चीज़ रखनी है एज के अलावा, ईमेल रख लें चले, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको टेक्स्ट के अंदर ही, ठीक है। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल रखनी है तो सही है, नहीं रखनी तो कोई मसला नहीं है, इसको भी छोड़ दो। एज बुलियन कैसे होगी, आप ट्रू और फॉल्स डिफाइन करोगे ना यहाँ पे।
अच्छा हाँ जेंडर, सॉरी मैंने एज रख दिया, इसको मैं जेंडर बोलना था। ओके आई मिस्टेक। इसको जेंडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एज कर लेते हैं। एज तो हमें नंबर में भी कर सकते हैं हम, वैसे तो टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, नंबर में ही कर लेता हूँ इसको। सही है। और ठीक है, बस इतना काफ़ी है इसको। ईमेल यूनिक कर सकते हैं, बिल्कुल आप ईमेल यूनिक कर दो। ईमेल आप यूनिक कर दो। ठीक है। सही है, काफ़ी है इतना हमारे लिए। फॉरेन की अगर हम रखना चाहें रिलेशन के लिए तो हम रख सकते हैं। सही है। फिलहाल हमने, हमारे पास कोई डेटा टेबल है नहीं तो हम रिलेशन बना नहीं रहे हैं इसका भी। ठीक है। फॉरेन की आपके पास क्यूरी के अंदर ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल टेबल से एक रिलेशन बना सको। अब रिलेशन बनाना क्यों है, सवाल ये है। भाई एक मिसाल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टेबल है यूज़र्स का, उसमें सारे 10 यूज़र्स हैं। ठीक है। और एक टेबल है पोस्ट का जिसमें 10 पोस्ट हैं। एक टेबल है 10 कमेंट्स का जिसके मतलब एक टेबल है उसमें 10 कमेंट्स हैं। ठीक है। अब हर चीज़ के लिए हमने डिफरेंट टेबल जनरेट किया हुआ है, ऐसा ही है ना। यूज़र्स के लिए अलग है, पोस्ट के लिए अलग है, कमेंट्स के लिए अलग है। हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में काम नहीं कर रहे, मैंने आपको पहले ही बताया। वहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं कि यूज़र रख लें, भाई पोस्ट किसकी है, ये वो करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह मैनेज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अलग टेबल क्रिएट होगा। अब जब टेबल अलग क्रिएट हो रहा है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इस यूज़र ने इतनी पोस्ट, कितनी पोस्ट बनाई हुई है। अगर 10 पोस्ट हैं, 10 यूज़र हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई 3 यूज़र्स ने पोस्ट क्रिएट करी है, 7 ने नहीं करी है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि जब पोस्ट क्रिएट हो रही होगी तो उस यूज़र आईडी की बेस पे वो पोस्ट क्रिएट हो रही है, तो वो उसका रिलेशन है। समझ में आई बात? इसी तरह कमेंट कर रहा है कोई उस पोस्ट के ऊपर तो वो उसका रिलेशन बनना चाहिए। सही है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही काम करता है। जेसन फॉर्मेट आपका डिफरेंट तरीके से काम करता है। मोंगोडीबी में आपने शायद ये काम अलग तरीके से किया होगा। सही है, पॉपुलेट वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? तो रिलेशन रिलेशन नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, रेफरेंस वगैरह अभी तक? आप लोगों ने कितना पढ़ा है नोट के अंदर? एक्सप्रेस, CRUD ऑपरेशन पढ़ लिए? तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया? जैसे कि क्या बनाया आप लोगों ने? हम्म। नहीं तो रेफरेंस रिलेशंस वाला कोई काम नहीं किया? सही है। तो उसके अंदर भी हमारे पास रेफरेंस रिलेशंस होता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है वहाँ पे। यहाँ पे अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फॉरेन की डिफाइन करनी पड़ती है। सही है। एट फॉरेन की रिलेशन, मेरे पास मुझे स्कीमा सेलेक्ट करना पड़े भाई, कौन सा है हमारे पास। ठीक है। अब जहाँ पे ये स्कीमा बता रहा है तो उसमें हमारे पास ऑथ भी है ना। अगर मेरे पास ऑथ में डेटा, हमारे पास इस टेबल में है ना ऑथ का डेटा। हाँ, अगर मैं ऑथ में सेलेक्ट करूँ तो यूज़र्स, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। यूज़र्स, मेरे पास सेलेक्ट पब्लिक, ये रहा। हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था ना ये। तो इसमें मैं आईडी की बेस पे रख दूं कि भाई ये आईडी है, और ये ऑथ यूज़र की जो है ना आईडी, यूआईडी, जो भी डिफाइन करना चाहूँ मैं उसमें। ठीक है, उसकी बेस पे एक रिलेशन बना सकते हैं हम। ये रिलेशन बना रहा है, बहुत ईजी बना रहा है यहाँ पे, वरना ये काम थोड़ा सा टफ होता है। सही है। कि इस बेस पे ये रिलेशन बना रहा है, खैर अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हम हटा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, बस इसको सेव कर देंगे तो हमारे पास असाइन ए नेम टू योर टेबल, नेम असाइन नहीं किया हमने। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ डेटा के नाम से, और RLS को हटा देता हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी इस वक्त। सेव। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल के अंदर यहाँ पे पास कॉलम आ रहा है आईडी जो ऑटो जनरेट होगा, टाइम ऑटो जनरेट होगा, नेम, जेंडर, ईमेल, एज, ये सब आप तो उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, कि आपने डाटा क्या रखना है। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम से। मुझे इंसर्ट रॉ करनी है तो मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ आईडी, ये ऑटो आ रही है। क्रिएटेड टाइम, उसको भी छोड़ देता हूँ, ये उठा लेगा। नेम मैं डिफाइन कर दूँ कि भाई नेम क्या हो सकता है भाई, जैसे इसका अली। ठीक है। जेंडर मैंने रख दिया इसका ट्रू। ईमेल मैंने सी कौन सी रख दी भाई, अली
@gmail.com। एज मैंने इसकी क्या रख दी भाई, जैसे कि 21। सेव करा मैंने, डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यही काम अगर मुझे सुपर बेस में करना है तो पहले तो मुझे सुपर बेस को अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम हमारी क्लास वालों को तो आता है, आप लोग देख लो, ठीक है। और अगर उनको भी नहीं आता तो भाई देख लें। अच्छा, तो पहले हम चलते हैं, ये तो हमारे पास हमने लास्ट टाइम क्रिएट करा था, ठीक है, सही है। स्क्रीन जूम कर दूं? सही है, सही है, पक्का सबको नजर आ रहा है ना? अच्छा, अब हमारे पास रिएक्ट में भी है और आपके पास नेक्स्ट जेएस के अंदर भी है। दोनों की इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या करता है, वो बेसिकली ज़्यादातर सर्वर साइड पे बता रहा होता है। तो हम रिएक्ट की देख लेते हैं, दोनों एक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको हमें जाना पड़ेगा, डॉक्स पे चले आते हैं हम। डॉक्स के ऊपर इसको हटा देता हूँ मैं पूरे को, और डॉक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। सुपर बेस स्लैश डॉक्स। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको बताया होगा सर ने, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर काम नहीं हो सकता। आप प्रोडक्ट पे आओगे, आपको क्या करना है, ऑथ। या तो पहले आप ऑथ पे नहीं काम करो, पहले तो आप डायरेक्ट देख लो इसको इंटीग्रेट करना कैसे है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर इसका नैप नहीं आ रहा, डेटाबेस ऑथ के अंदर आ रहा है। रिएक्ट के अंदर आ जाओ, ठीक है। रिएक्ट के अंदर आ जाते हैं हम। ये आपको बता रहा है एसक्यूएल के अंदर हम इस तरह जो है ना कर सकते हैं। टर्मिनल के अंदर आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उससे कर लो, ठीक है। और आपको सिर्फ ये कमांड चलानी है, npm install supabase js, सही है। सिर्फ ये कमांड आपने चलानी है, तो आपके पास सुपरबेस इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर है, सबको क्लियर है ना? उसके बाद आपको चाहिए है सुपरबेस की यूआरएल और एक की, ठीक है। वो आपके प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी, वो आपके प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी स्टार्ट के अंदर। नहीं, वैसे तो आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आएंगे हम, लास्ट में यहाँ पे थी तो सही, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आ जाओ, और एपीआई की तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये नहीं चाहिए हमें, मेन पेज पे हमें मिल जाती है और यहाँ नज़र नहीं आ रही। एपीआई टॉक्स, प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट आईडी। उस पर आ जाएगी। लेकिन ये तो डेटाबेस की आ रही है, रुको। पासवर्ड, यूआरएल डॉट नेट नोट जेएस। यार फ्रंट पेज पे ही आती है, नीचे बिल्कुल लास्ट में इस तरफ, कंप्यूटेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा एपीआई। प्रोजेक्ट भी हमारा यही है, ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी यही है, आनी तो यही चाहिए। हम्म न्यू एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे यूआरएल भी चाहिए ना। यूआरएल वैसे सेम होता है यार, एक मिनट में दिखा देता हूँ ना आपको, हमने यहाँ पे डाला था ना। अरे एक मिनट मुझे देखने दो, सुपरबेस यूआरएल। हाँ देखो ना, ये HTTPS, उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट की जो है ना ये आईडी है, उसके बाद सुपरबेस डॉट को, ठीक है। एक तो ये हमारे पास आ गई, जो कि हमें यहाँ से अभी मिल रहा था, प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट आईडी, सही है, बिल्कुल सेम है। HTTPS प्रोजेक्ट आईडी आ रही है आपके पास, सुपरबेस डॉट को, सही है। ये तो आपकी सुपरबेस यूआरएल आ गया। एपीआई की हम नई जनरेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एपीआई की आनी चाहिए थी। मुझे नई क्यों बोल रहा है ये, पब्लिक आ रही है ना, ये यही है ना। आखिरी में क्या आ रहा है, XZH,
इसको ज़रा देखते हैं, यही है, सही है भाई। तो ये हमारे पास आ गई, हमारे पास पब्लिक की है हमारी, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। तो आप लोगों के पास तो यहाँ नीचे भी ऑप्शन आता है, ठीक है, जब आप फर्स्ट पेज पे, जब फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, या बल्कि हमने जो एक नई वाली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी थी वो कहाँ है, ये वाली, इसमें आ रहा होगा, इसमें ये प्रोजेक्ट क्यों आ रहा है, ये आ रहा, देखा, डैशबोर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, और लास्ट में हमारे पास ये आ जाती है प्रोजेक्ट यूआरएल और एपीआई की। सही है, तो आपने बस इसको कॉपी करना है, ENV की फाइल बनानी है, नेक्स्ट पब्लिक, सही है, नेक्स्ट पे हम काम कर रहे हैं इसलिए आप रिएक्ट पे काम करोगे तो आप रिएक्ट के हिसाब से रखना, उसमें हम रखते हैं रिएक्ट वाइट रखते हैं ना, और सुपरबेस यूआरएल, और उसके बाद एपीआई की। सही है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ ना, में जवाब तो दो भाई, सबको क्लियर है ना? अच्छा, अब हमने जब एपीआई की वगैरह बना ली है, तो हम जिस तरह फायरबेस के अंदर क्लाइंट बनाते थे या फायरबेस डॉट जेएस बनाते थे, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। आप, ये सुपरबेस डॉट क्लाइंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, आप उस हिसाब से बनाना, और आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे क्रिएट क्लाइंट को। सही है, क्लियर है ना यहाँ तक? तो मसला नहीं है आप लोगों को? नए वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, आप सबको मसला तो नहीं है किसी चीज़ में? फिर सुपरबेस यूआरएल यहाँ पे एक इन्होंने, यानी कि हम लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ है, सही है, की आप डायरेक्ट यहाँ पे पास कर देना। तो क्रिएट क्लाइंट के अंदर दो चीज़ें जाएंगी, सही है, क्या जाएगी, पब्लिक की जाएगी आपकी एक सुपरबेस यूआरएल, और नेक्स्ट वाला आपके पास क्या है, सुपरबेस, हम्म, सुपरबेस की ये जा रही है, सुपरबेस की, और आपके पास, और एक और चीज़ आ रही है ना, ये रहा यूआरएल और की, दोनों जा रहा है, सही है। तो पहले हमने पास कर दिया यूआरएल और की, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, बस सिंपल सा। तो अब आपके पास सुपरबेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, अब आप सुपरबेस के थ्रू मल्टीपल वर्किंग कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है? तब तो चले ना यार, क्लियर हो गया आपकी चीज़, तक हम आगे चलें। अच्छा, अब टेबल तो हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, डेटा के नाम से, यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर भी होता है, आप यहाँ पे भी जो है ना क्यूरी वगैरह लिख के चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्यूरी होती है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, हमारे पास टेबल का क्या नाम था, डेटा, टेबल का नाम डेटा है पक्का? अगर हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी एक डेटा तो एक आ रहा है, स्टैटिक की वजह से ये होता है कि स्टैटिक सारा आ जाता है। अगर हम इसमें डिफाइन कर दें कॉलम, जैसे कि मुझे चाहिए नेम कॉमा जेंडर, तो सिर्फ वही आएगा डेटा, ठीक है। मैं रन करूंगा इसमें, तो मेरे पास क्या आ रहा है, अली का नेम और उसका जेंडर। तो एसक्यूएल क्यूरीज इस तरह काम करती है, वो हम आगे चल के देखेंगे, अगर हम डेटाबेस में हमें बैकएंड में अगर हमें टाइम बचेगा तो हम इसको देख लेंगे, वरना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, तो अब मैं आपको बता रहा था कि हमने ये सुपरबेस यहाँ बना ली है, अब हम सुपरबेस को कैसे यूज़ करते हैं इस पर देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, आप उसको भी आर्किटेक्चर को छोड़ देना, अभी आपको सिर्फ ये समझना ही है कि चीज़ें कम काम कैसे कर रही हैं। सुपरबेस हमने कॉल किया कहाँ से, क्लाइंट से, ठीक है, सुपरबेस क्लाइंट, और एक फंक्शन बनाया हमने एसिंग, और इसको हमेशा अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एपीआई रिक्वेस्ट है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है ये बात? सुपरबेस डॉट फ्रॉम, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई जो है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं आ रही है। टेबल का नाम टू डू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से एक आपको लिख के डिफाइन कर देता हूँ, कैसे, अवेट यूज़ कर लो आप, अवेट सुपरबेस डॉट, सही है, हमें क्या यूज़ करना है, फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम क्या, कहाँ से, क्या पूछ रहा है, रिलेशन, यानी कि आपके पास, आपने जो टेबल का नाम डिफाइन कर दो, टेबल का नाम क्या है, डेटा, डेटा से क्या चाहिए मुझे, डॉट, क्या करना है, इंसर्ट करना है, सेलेक्ट करना है, क्या करना है, मैंने बोला मुझे फैच करना है, ठीक है, यानी कि उसका डेटा चाहिए सारा, ठीक है। अच्छा, अब फैच करने के लिए क्या यूज़ करूंगा मैं, इनपुट मुझसे पूछ रहा है ना, ये इनपुट क्या, बताओ भाई, ये मैं पुराने वाले से पूछ रहा हूँ जिनको आता है।
जल्दी बताओ। npm run tab। हाँ भाई हसन, डॉट सेलेक्ट आएगा। फैच डॉट सेलेक्ट, इसके बाद फैच नहीं आएगा, पक्का? देख लो, सेलेक्ट यूज होगा, फैच से काम नहीं होगा। शायद हो जाए, क्या मतलब है? चलो देखते हैं। अच्छा ये तो हमारे पास, ये हमारी कौन सी स्क्रीन थी? पेज, इस पे क्या बनाया हुआ है हमने? आया तो यही स्क्रीन है, सेक्शन इसलिए आ रहा है हमने उसको। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, इसको हम देखते हैं इधर में। इसको अच्छा हैंडल क्लिक पे लगाया ना मैंने। हम्म, इस पे ऐड पे क्लिक करूँगा, आ गया रिस्पॉन्स। लेकिन क्या आ रहा है रिस्पॉन्स? मैंने क्या वेट नहीं लगाया? कुछ कुछ मसला है, कुछ गड़बड़ है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जा रहा है। चलो स्लैश अनडिफाइंड। कुछ मसला आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम है। अच्छा वो गलती हम ये कर रहे हैं, फैच यूज़ कर रहे हैं ना, हम गलत यूज़ कर रहे हैं ना, फैच यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सुप नेक्स्ट जेएस के अंदर मसला सिर्फ आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा। यहाँ पे मैं आपको, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप वो यूज़ करो, क्योंकि सुपा बेस के अंदर जो चीज़ वो आपको दिखाएगा, जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन करेगा, वो सारी सर्वर साइड वाली हैं। सुपा बेस सर्वर साइड पे भी चलता है, क्लाइंट साइड पे भी चलता है। तो उन्होंने किया ये है, इसको डॉक्यूमेंटेशन को बनाया ऐसे है कि नेक्स्ट जेएस में सारा सर्वर साइड डाल दिया, लेकिन जब आपको क्लाइंट साइड यूज़ करना है नेक्स्ट जेएस का या रिएक्ट का, तो दोनों की चीज़ें सिमिलर है। तो आप रिएक्ट को फॉलो करते हुए भी क्लाइंट साइड पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो, ये सारा डाटा जो उन्होंने यूज़ किया है, ये सर्वर है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट साइड पे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे बता रहा है ये, ठीक है, तो आप कैसे यूज़ करोगे? आप डायरेक्ट रिएक्ट का देख लो, रिएक्ट का उसका ज़्यादा कोई कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप आओ, वही चीज़ इन्होंने क्रिएट करी है, क्रिएट क्लाइंट, इन्होंने क्रिएट क्लाइंट का नाम दिया सुपाबेस। हमें बस सेलेक्ट यूज़ करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी हमने सेलेक्ट यूज़ किया था ना हमने भी। तो हम वापस आएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे इसको, वापस से ऐड पे क्लिक करेंगे। एरर आ रहा है? नहीं, डेटा आ गया हमारे पास। डेटा के अंदर हमारे पास एज, क्रिएटेड एट, ईमेल, जेंडर, आईडी सब हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके पास किसके लिए हो गया? ये सेलेक्ट के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपके पास, आप डेटा डायरेक्ट यहाँ से कर लो। इसमें होता है हमारे पास डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे हमने इंसर्ट देखा था। ठीक है, जिस तरह सेलेक्ट हो रहा है इसी तरह क्या होगा? इंसर्ट। इंसर्ट आपके पास क्या करना पड़ेगा, आप उसको डिफाइन कर दो, आपने क्या क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आपके टेबल के अंदर आईडी ऑटोमेटिकली आ रही है, और क्या क्या आ रहा है? नेम आ रहा है। नेम आ रहा है आपके पास, नेम। नेम क्या है आपका, जैसे कि मैंने रख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास? ईमेल। ईमेल, उसके बाद एज है आपके पास, एज नंबर है हमारे पास, है ना? ठीक है, और जेंडर, जेंडर हमारे पास है। और क्या है हमारे पास? हम्म, इसके अलावा क्या और हमारे पास? यही है। ठीक है, तो अब हम इसको रिस्पांस भेजेंगे। ठीक है, अब हमें
इस इंसर्ट के बाद भी अगर सेलेक्ट करना है, यानी कि इंसर्ट भी हो जाए और सेलेक्ट भी हो जाए, तो हम सेलेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज करूँ, यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क के टैब में, और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। एक एपीआई रिक्वेस्ट गई हमारे पास डेटा की, जो कि हमारे पास आ गया, ये डेटा पेलोड में चला गया। ठीक है, और एलिमेंट में हम आए तो हमारे पास आ गया भाई स्टेटस 201, यानी कि आपके पास क्रिएट हो गया स्टेटस। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, कि इसको मुझे 1 करना पड़ेगा, ये मैंने यूनिक रखा हुआ है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे वापस से रिस्पॉन्स में, अब आपके पास एक एरे भी, वो जो आपको नया एरे है वो भी रिटर्न कर रहा है। सही है भाई, क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है। चले आगे, बाकी आप डिलीट और अपडेट तो कर लेंगे ना फिर आप। फिर हम आगे चलते हैं इसके सुपर बेस के ऑथ की तरफ। ठीक है, अब जिस तरह हम लोगों ने फायर बेस का ऑथ यूज़ किया था, इस तरह सुपर बेस का भी अपना एक ऑथ होता है, आप उसको यूज़ करो। ठीक है, उसको भी यूज़ करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहीं पे गाइडेंस पे आ जाओ। ठीक है, डॉक्स के ऊपर एंटर कर दो। ठीक है, ये आपसे पूछेगा डेटाबेस ऑथ, हमने कहा भाई हमें ऑथ करना है, हमने ऑथ पे क्लिक किया। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई कौन सा ऑथ आपने यूज़ करना है। प्रोवाइडर भी आपके पास यहाँ पे है, और आपके पास विदाउट, आपके पास ईमेल और पासवर्ड की बेस पे भी है। हमने ईमेल और पासवर्ड भी किया है, प्रोवाइडर दोनों करे हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोगों ने कहाँ पे किया था वो वाला काम, हम लोगों ने किया था ऑथ के अंदर साइन अप के पेज के ऊपर, है ना? ठीक है, सुपरबेस ये रहा। अच्छा, तो हमने यहाँ पे किया था कि भाई सुपरबेस डॉट ऑथ, और दूसरा आपने क्या डिफाइन करना है उसको, साइन अप। सिंपल ये फंक्शन है, सुपरबेस डॉट ऑथ साइन अप। उसके अंदर आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कर दो, आपको किस पेज पे साइन अप करना है, ईमेल, पासवर्ड, और कोई दूसरा ऑप्शन अगर आपने नाम वगैरह भेजना है तो आप उसको ऑप्शन के अंदर भेजोगे, क्योंकि हम सिर्फ दो चीज़ों में पास कर रहे हैं ना, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का? मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम ऑथ बनाया था ऑथेंटिकेशन के अंदर, हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये आ रहा है और एक नीचे हमारे पास दो आ रहे हैं। इसमें हमने प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है, इसमें हमारा प्रोवाइडर कौन सा है, ईमेल। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बस एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। प्रोवाइडर, गूगल प्रोवाइडर कब से अनपेड देता है? गूगल कभी भी आपको पेड नहीं देता। आप सुपर बेस को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो उसने वो चीज़ खुद ही जो है ना सारी हैंडल करी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, रुको, अभी हम प्रोवाइडर पे भी आएंगे ना। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला फॉर्म। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और नीचे हमने दो साइन अप रखे हुए थे, कंटिन्यू विद गिटहब और गूगल। अभी हम इजीली करेंगे इससे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं एक ये वाली आईडी रख लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आईडी हो। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और मैंने शायद लॉक किया हुआ है, तो किया हुआ है ना हमने। साइन अप पे मैं क्लिक करूँगा तो इसने साइन अप की रिक्वेस्ट भेज दी है। ठीक है, ये 200 आया, सही है, ये सारा डाटा इसने भेज दिया। ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह प्रीव्यू पे दिखा दिया इसने। डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, यूज़र। ठीक है, ईमेल वगैरह नाम सब कुछ चला गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस डाटा के ऊपर, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल गया। सही है, ये वाली आईडी भेजी थी ना हमने। हाँ, हमने फ़ोन नंबर वहाँ से नहीं भेजा, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने भेजा ही नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या भेजा है, ईमेल और नेम। नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या किया है, जब हमने साइन अप किया है तो फिर हमने उसको साइनिंग भी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? साइनिंग वाला काम हमने किया था, साइनिंग वाला काम हम लोगों ने किया था, नहीं किया था, साइनिंग वाला हमने काम नहीं किया था। साइन अप वाला हमने काम किया था, साइनिंग वाला नहीं किया। चलो साइनिंग वाला भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उसका भी बिल्कुल सेम है, सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन अप की जगह आप साइनिंग कर दोगे और अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे भेज दोगे, बस वो साइनिंग कर लेगा।
बस और कुछ नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अब साइन अप का एक वे ये हो गया, दूसरा वे हो गया आपका गूगल का। ठीक है। अच्छा, अब गूगल से साइन अप करने के लिए पहले कुछ आपको सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग गूगल पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले तो आप ये करो कि चले जाओ गूगल कंसोल पे। ठीक है। यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ आ रहा है, आपकी आईडी होगी, लॉगिन होगी ना, उस पर आप कंसोल पे चले जाओगे। कंसोल पे जाके आप यहाँ पे एपीआई एंड सर्विसेज पे जाओगे। कहाँ जाओगे? एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करोगे। ठीक है। अच्छा, हमारा ऑलरेडी हमने एक ओ ऑथ स्क्रीन, क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट स्क्रीन हमने क्रिएट करी भी है। ठीक है। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आपसे पूछेगा, आपको बोलेगा क्रिएट करने का। ठीक है। आप प्रोजेक्ट या तो नया बना लो, या एक काम करते हैं हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जहाँ इतना कर रहे हो नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा? आपको नींद आ रही है, आप मुँह धो के आ जाओ जल्दी से फटाफट। अच्छा, तो ये चीज़ भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है सब चीज़ें। वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। हमने जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, कहाँ से करना है? डॉक से करना है। मैं कोई जो है ना आसमान से फरिश्ता नहीं उतरा हूँ, मुझे भी डॉक से ही आता है। आप, वरना मुझे भी कुछ नहीं आता सिंपली। मुझे डॉक्स पढ़नी आती है बस, एक ये अच्छा एडवांटेज है मेरे पास। अच्छा, तो हम लोग ऑथ पे खड़े हुए हैं और ये लिखा हुआ है डॉक्स गाइड्स ऑथ। इस पे हम आएंगे। ईमेल पे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमें कहाँ जाना है? सोशल लॉगिन। सही है। सोशल लॉगिन पे हम आएंगे। पहला हमारे पास कौन सा आ रहा है? गूगल। हम गूगल पे आ गए। ठीक है। तो आपको सब कुछ ये सारी चीजें यहीं पे मेंशन कर रहा है। अब ये बोला यू नीड टू डू सम स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड विद साइनिंग विद गूगल। वही वाली बात बोली इसने, बोला कहाँ चले जाओ भाई? गूगल प्रोजेक्ट, गो टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इफ नेसेसरी। ठीक है। हम वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट नया क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी नए प्रोजेक्ट बने हुए, मैं क्या करूंगा? न्यू प्रोजेक्ट। सही है। न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ज़्यादा हो गया काफ़ी, मुझे डिलीट करने पड़ेंगे सारे प्रोजेक्ट। कौन से डिलीट करें? डिलीट कैसे होते हैं? यहाँ से होते हैं ये, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर कहीं ऑप्शन आ रहा है? आ रहा है? क्या नज़र आए तो बताना ज़रा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। शट डाउन, सही। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से लाया? ये रहा प्रोजेक्ट आईडी, ये रहा। ओके, ठीक है भाई, ये क्रिएट हो गया। वापस बैक, बैक। एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, वापस से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। 30 दिन बाद ज़्यादा नया क्रिएट होगा। चलो छोड़ो, अब इसको, अब इसको 30 दिन बाद कौन प्रोजेक्ट नया क्रिएट करेगा? चलो फिर अभी वापस से आते हैं इसके ऊपर सुबह। इसके बाद आपने बस यहाँ पे आना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपका प्रोजेक्ट नया क्रिएट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। एपीआई एंड सर्विस के अंदर आपने आना है। ठीक है। आपने बस पहले एक काम करना है, वो और कॉन्सेंट स्क्रीन पे जाके बस एक स्क्रीन क्रिएट कर देनी है। आपसे यही भी पूछ लेगा क्या स्क्रीन क्रिएट करनी है। सही है, तो आपने उसको बस क्रिएट कर देना और कुछ नहीं करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो दो चार आपसे प्रोजेक्ट के नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा। सही है, और रीजन वगैरह पूछ के आपको बस क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जब आपके पास और स्क्रीन क्रिएट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? क्रेडेंशियल्स के ऊपर आना है। ठीक है। क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपने क्रिएट करना है क्रेडेंशियल्स, क्रिएट क्रेडेंशियल्स। और कौन सा? ओ ऑथ क्लाइंट आईडी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये वाला। सही है। ओ ऑथ क्लाइंट आईडी आपने इस पर जाना है। ठीक है। अब ये आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेगा, पूछेगा पहले एप्लीकेशन कौन सी है आपकी। मैंने बोला भाई मेरी वेब एप्लीकेशन है। फिर पूछेगा आपकी वेब एप्लीकेशन का नाम क्या है। इसने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, मैं इसको छेड़ ही नहीं रहा। अब ये आपसे पूछ रहा है ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन। अब इस वक्त हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोकल होस्ट डालेंगे। ठीक है। लोकल होस्ट कौन सा है हमारे पास? 3000। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 ऐड कर देंगे। कहाँ चला गया? ये रहा। HTTPS नहीं है, बल्कि HTTP है। लोकल होस्ट 3000। ठीक है।
क्लियर है? ये आपने ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया उसने। उसके बाद पूछेगा वो आपसे ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल्स। अच्छा, अब वापस आते हैं हम सुपर बेस की डॉक्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जब उसने बोला ये चीजें कर दो, हमने ये चीजें कर दी हैं सारी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप, क्रिएट न्यू ऑथ आईडी, हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये हमें बोलता है कि आपने, अच्छा हमारे पास इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ है ना, उसको जूम आउट करने में थोड़ा सा मुझे, साइनिंग विथ ऑथ, ठीक है। यहाँ से एक जो है ना बार ओपन होता है, वो हो नहीं रहा है, वहाँ पे हमें इसको सेटअप करना होगा, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, सिस्टम अकाउंट प्रेफरेंस, नहीं, सक्सेस टोकन, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हम जाएंगे या ऑथेंटिकेशन के अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑथ एप्स आ रही हैं, ठीक है। तो हमने ऑथ सर्वर सेटिंग, सर्वर नहीं चाहिए हमें, साइनिंग विद प्रोवाइडर, ठीक है, साइनिंग विद प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम आएंगे, हमारा कहाँ है जीमेल, ठीक है, ये गूगल आ रहा है। आप यहाँ पे ऑथ पे आओगे और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर साइनिंग विद प्रोवाइडर, कौन सा, जीमेल हमारे पास ऑलरेडी हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बार आ जाएगा, जिसमें हमें यहाँ क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डालना होगा, सही है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी यहाँ चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल्स। अच्छा, अब ये यूआरएल रीडायरेक्ट क्या होता है, ये आप लोगों ने फायरबेस में करा ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि फायरबेस ऑलरेडी गूगल का पार्ट है, तो वो आपसे काम करवाता ही नहीं है, सही है ना। आप तो वहाँ से बस क्लिक करते हो, आपका काम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है ना कहाँ पे डालना पड़ता है, गिटहब से करना पड़ता है ना, लेकिन वहाँ पे गूगल पे आपको ये काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि गूगल उसका ऑटोमेटिकली अपना है, सही है। तो आपको बस यहाँ पे, आप चूंकि फायर इसको सुपरबेस यूज कर रहे हो तो वो आपको देता है कॉल बैक यूआरएल, ठीक है। आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कॉल बैक यूआरएल बेसिकली, ये एक कॉल बैक का तो मतलब पता है ना आपको, फंक्शन वाला हिसाब किताब, बिल्कुल कोई कॉल बैक है। ये क्या करता है, आपको एरर्स वगैरह आएंगे, कोई इश्यूज आएंगे तो ये डायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्ट पे गेम खेलेगा, क्योंकि जब लॉग इन करोगे तो आपके पास गूगल की अचानक से स्क्रीन आएगी, तो वो आप क्रिएट नहीं करते हो, वो गूगल ने क्रिएट करी हुई है, लेकिन गूगल आपको एक्सेस नहीं दे रहा, सुपरबेस के थ्रू आपको एक्सेस दे रहा है काम करने का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही चीज यूज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम, क्लियर है। अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो, वर्सेल पे करते हो, या आप उसको अपना नेटलिफाई पे करते हो, या डोमेन होस्टिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करने पड़ेंगे मल्टीपल, सही है, वरना अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये आपको एरर देगा लोकल होस्ट के बगैर, कभी ट्राई करके देखना, सही है। उसके बाद क्या करोगे, आप इसको क्रिएट कर दोगे, जैसे ही आप उसको क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी दे रहा है, सही है। क्लाइंट आईडी आप कॉपी करो, यहाँ पे इसको, हमारी पुरानी वाली थी, हम इसको रिप्लेस करके नई वाली डाल देते हैं, और वापसी आते हैं तो हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है, इसको भी कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसको रिप्लेस करके नया वाला डाल दो आप, ठीक है। ये सब आ गया। बाकी ये कह रहा है अलाउ यूजर विद ईमेल, हमने बोला कि नहीं नहीं बस ठीक है, ये कर दो इनेबल, देन सेव, आपका क्या हो गया, गूगल इनेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला चीज़ हो गई आपके पास, अब आपको टेस्ट करना है, वापस डॉक्स की तरफ हम आएंगे, ठीक है। हमारी डॉक्स कहाँ चली गई, ठीक है, डॉक्स की तरफ हम आ गए, इसी पे हम लोग थे, सोशल लॉगिन विद गूगल, ठीक है। नीचे आप आओगे, आपको सारी चीज़ें बता रहा है, क्रिएट, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, क्रिएट न्यू क्लाइंट आईडी, सब हो गया, सुपर बेस ऑथ एक्सटर्नल गूगल सीक्रेट, अगर हमें एक्सटर्नल रखना है तो वैसे भी हम काम कर चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अब वो आपको कह रहा है साइनिंग यूज़र इन
ठीक है, वेब, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, सबके साथ। हमें किसके साथ करना है? वेब के साथ। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है सारी चीजें खुद ही। सुपरबेस डॉट ऑथ साइनिंग विथ ओऑथ, सही है। ओऑथ यानी थर्ड पार्टीज की बात करता है ये, ठीक है, प्रोवाइडर्स की। तो ओऑथ में आपने क्या करना है? प्रोवाइडर डिफाइन कर देना है, कौन सा? गूगल। क्लियर है? इसी तरह साइन अप होगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हम आएंगे यहाँ पे। हमने ऑलरेडी ये चीज़ इंटीग्रेट बनाई हुई है, साइन अप के अंदर हम आएंगे। साइन अप के अंदर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे हैंडल विथ सबमिट और लॉगिन विथ गूगल। तो सुपरबेस डॉट ऑथ साइनिंग विथ ओथ प्रोवाइडर गूगल, ये इसका पूरा एक फॉर्मेट है, सही है। उसके बाद ये रिस्पांस बता देगा आपको, रिस्पांस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ये कनेक्टिंग कर रहा है क्या? डाटा बंद हो गया हमारा? नहीं, सही है, सही है। मैं इसको करूंगा कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा शायद ऑलरेडी साइन अप हुआ हुआ था, सही है। तो इसलिए मुझे पहले इसको लॉग आउट भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले हम इसको देख लेते हैं लॉग आउट वाला एक्सेस। इसी के साथ मैं एक लॉग आउट वाला बटन बना देता हूँ, ठीक है। तो साइन अप का फॉर्म है हमारा, पेज का फॉर्म है यहाँ पे, इसी बटन के साथ, ठीक है। हमने टेलविंड यूज किया था इसमें, है ना। इसको दूर दूर करने के लिए जस्टिफाई सेंटर बिटवीन कर देंगे, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम लॉग आउट, ठीक है। हैंडल लॉग आउट, सही है। हैंडल लॉग आउट पे हम आएंगे और हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इक्वल टू 0। सिंक अवेट, ठीक है। लॉग आउट करने के लिए क्या करेंगे? सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट ऑथ लॉग आउट है क्या, मैं भूल गया, साइन आउट, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली साइन आउट कर देगा। वापस आते हैं, अब जब साइन आउट हमारे पास हो जाएगा, पहले तो हम इसको अवेट लगाएंगे, ठीक है। और लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स, सही है। रिस्पॉन्स में चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, फिर हम उसको हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स, सही है। अब हम आते हैं वापस, और अगर मैं इस पर लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ, तो मुझे कुछ मिल रहा है, एरर आ रहा है, नल, ठीक है, यानी कि सही है। सही, लॉग आउट हो गया हमारे पास, सही है। अच्छा, ग्लोबली रिक्वेस्ट हमारी कौन सी गई है? वो उसकी रिक्वेस्ट थी, यही गई होगी। तो हम इसमें कर लेते हैं कि भाई अगर एरर नल है, इफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट एरर अगर नल है, तो हम क्या कर देंगे, उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, है ना। साइन अप पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे ना इसको हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया था साइज में? लिंक है ना। नहीं नहीं, लिंक थोड़ी यूज़ करी थी, नेविगेट, नेविगेटर था इसके अंदर, लेकिन वो साइन अप पे हमने रखा था यूज नेविगेट, यूज नेविगेट था, नहीं था, बताना पड़ेगा। कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज, यूज नेविगेट नहीं है, नेक्स्ट में काम कर रहे हैं ना। नेविगेट नहीं था यार, क्या था, एक तो ये बड़ा मसला है, नेक्स्ट और ये एक साथ कर लो ना, कंफ्यूजन हो जाती है। एक्स यूज नेविगेट नहीं है, नेविगेट है।
लिंक तो अलग है, लिंक हमें नहीं करना ना। यूज राउटर है, यूज पैरम, यूज सर्च पैरम्स, यूज राउटर, यूज राउटर है क्या हमारे पास, पाथ नेम, यूज सर्च पैरम्स, नेविगेट। एक काम करते हैं ना, मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, देखते हैं क्या है। इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन, इसके अंदर ये जो भी है, यूज पैरम्स, यूज पाथ नेम, यूज राउटर, यूज सेलेक्ट, यूज राउटर ही है यार, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कॉपी क्यों नहीं कर रहा, कंट्रोल यूज राउटर, नेविगेट डॉट राउटर है मेरे ख्याल से। नेविगेट डॉट, नहीं नेविगेट डॉट, साइन अप साइनिंग पे यूज किया हुआ है ना हम लोगों ने, अभी क्या यूज किया हुआ हम लोगों ने। यूज नेविगेट में यूज राउटर नहीं है, राउटर में क्या है, नेविगेट, वापस आते हैं क्लाइंट के ऊपर, राउटर डॉट फंक्शन है ये, नेविगेट डॉट कॉल लेंथ प्रोटोटाइप, ये नहीं है, यूज राउटर नहीं है। यूज पाथ सेलेक्ट पैरम्स राउटर सर्च पैरम्स, यूज राउटर के आगे फंक्शन कॉल होगा, हाँ ये ना, मिस्टेक करी हुई, थैंक यू यार। देख, यूज राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ज़बरदस्त। इस पर मैं देखना चाह रहा हूँ, पुश रिप्लेस, इससे काम हो सकता है हमारे पास, हम इसको कर देते हैं पुश। यार वो नेविगेट वाला कौन सा है वो, देख में वो, हाँ राउटिंग तो हैंडल करता है, लेकिन आप बटन क्लिक पे उसको भेजना चाह रहे हो ना, तो वहाँ तो बटन के उस पे लिंक कैसे लगाओगे, लिंक एक टैग है, ऑन क्लिक पे यूज़ करना है ना हमें, तो हम टैग पे ऑन क्लिक थोड़ी यूज़ करेंगे, उस पे हमें यूज़ पैरम्स या यूज़ इस तरह की चीज़ें जो है ना यूज़ करनी पड़ती हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यूज़ नेविगेट रिएक्ट के अंदर है, बस सही है, फिर वो नेविगेट उसके अंदर होगा फिर, ठीक है। इसकी बस फिर इसके इसके अंदर फिर हम लोग नेविगेट डॉट फॉरवर्ड पुश होता है, आई थिंक एच रेफ आ रहा है ना ये, स्लैश साइन अप है ना, ये है ना हमारे पास। अब इसको ट्राई करते हैं ज़रा, ये वही काम है, हाँ, ये ज़बरदस्त। कन्फ्यूजन होगा इसके अंदर हमें, खैर है, ये होता रहता है जब आप रिएक्ट और नेक्स्ट जब एक साथ करो ना, फिर ये आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है फिर। लिंक एच में कभी टू लगाना पड़ता है, कभी एच लगाना पड़ता है। चलो भाई, ये तो काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम साइन कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे,
या मैं गूगल जो है ना स्क्रीन पे लेके जाएगा, तो डायरेक्ट लेके जा रहा है। सेक्शन एक्सपायर क्यों नहीं हो रहा इसका? जब मैं यहाँ लॉग आउट कर रहा हूँ तो उसको एक सेक्शन एक्सपायर करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसने लोकल स्टोरेज में सेव किया हुआ होगा, इसको क्लियर साइड कर देते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। कैशे क्लियर कर दिया मैंने। इसने कैशे में डेटा सेव किया था, लेकिन इसने डिलीट कर दिया। डिलीट कर देना चाहिए जब मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूँ तो इसको। साइट क्लियर साइट डेटा। एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड भी हमने कर लिया है। कंटिन्यू विद गिटहब भी करके देखते हैं, चलो एटलीस्ट इससे तो जाए। एबीएस टोकन आ रहा है। कंटिन्यू विद गूगल। लॉग आउट हो रहा है। दूसरी प्रोफाइल पे ट्राई करते हैं ज़रा इसको, किसी और की प्रोफाइल पे ट्राई मारते हैं। सही है, ठीक है, यहाँ पे ट्राई मारते हैं हम और कंटिन्यू विद गूगल करेंगे हम। सही है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सही है, सही चल रहा है हमारा काम। तो इसको कर नहीं सकते, वरना उसके बाद नोटिफिकेशन चली जाएगी, बोलेगा पता नहीं किसने, किसी और के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी ना यार, अच्छी बात नहीं है। ये पता नहीं किसका है। सारे अपनी टीचर हैं लेकिन अच्छी बात नहीं है ना यार। हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे लॉगिन हुआ हुआ है, तो इसलिए फिर हम कर नहीं रहे। चलो खैर, लॉगिन हो चुका है हमारा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, और इसकी तरह हमारे पास कहाँ था, अच्छा, डेटा की स्टेट मतलब आप लोगों को चेक करना है, जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे फायर बेस के अंदर। ऑन ऑथ, क्या था वो, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। सही है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास आता है सुपर बेस ऑथ गेट सेक्शन, जिसके अंदर आपके पास डेटा आ जाता है जो बंदा लॉगिन है। सही है, अगर मैं अभी इसको कंटिन्यू विद गूगल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, जिसमें मेरे पास सेक्शन के अंदर क्या आ रहा है, यूज़र, और यूज़र का मेटा डाटा यानी कि उसकी सारी डिटेल मेरे पास मेंशन है, आ रही है। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है ना ये चीज़? हमारी क्लास वालों को, जो कल क्लास हो गई थी वाली, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सब क्लियर है आप लोगों को पक्का? अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास साइन अप के अंदर ही हम लोगों ने, जिस तरह हम लोगों ने गूगल लॉगिन किया था, बातें नहीं करो भाई, इधर देख लो, गूगल लॉगिन किया था, इसी तरह गिटअप भी हम लोगों ने किया था। सही है, गिटअप का भी यही है कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बस आप गिटअप पे आ जाओ, ये आपको बताएगा आपको क्या करना है, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर गिटहब ऑथ ऐप ऑन गिटहब। सही है, तो गिटहब के अंदर क्या था, गिटहब स्लैश सेटिंग्स स्लैश डेवलपर्स, ठीक है, ये इसका राउट है। आप अपने हिसाब से, आप लोग का लॉगिन होगा तो आपके भाई राउट आ जाएगा। सही है, ये हमारी सुपरबेस की OAuth की एप्लीकेशन थी, हमने क्रिएट करी थी। कौन बात कर रहा है ये, इसको ज़रा इस पर देख लो भाई। न्यू OAuth ऐप पे आप जाओगे, ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम, होम पेज यूआरएल जो आपको डिफाइन करना है, जहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे वो, और उसके बाद यहीं पर बिल्कुल सेम होगा ऑथराइजेशन कॉल बैक यूआरएल, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, साइनिंग प्रोवाइडर पे वापस जाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास गिटअप भी इनेबल हुआ हुआ है। इसके अंदर क्या है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और कॉल बैक यूआरएल। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आपको दोबारा इसको क्रिएट करते हुए मिल जाएगी। सही है, तो उसको दोबारा हम क्रिएट नहीं कर रहे, गूगल से आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की हो गई है। क्लियर है ये चीज़, पक्का फाइनल है ना भाई? अब ये जो नए आए हुए हैं, ज़रा इनसे पूछना चाहेंगे भाई, आपको समझ में आया सुपर बेस में? थोड़ा बहुत क्या समझ में आया? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये तो मैं अपने वालों को भी बोलता हूँ। अपने वाले के आज आज भी मतलब अब तो आप भी हमारे अपने वाले हो गए। सही है, लेकिन ये कि ये जो दूसरे वाले हैं ना, ये बड़े प्रैक्टिस कम करते हैं। झूठ बोल रहा हूँ मैं, है नवाज, झूठ बोल रहा हूँ मैं?
सच बोल रहा हूँ ना मैं यार। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कम करते ज़्यादा है तो पता चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी आप लोगों को। अभी सीन ये होगा कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपका हैकेथॉन वो रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में आपका चीज़ें कंप्लीट तो नहीं होंगी, ओ नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ के अंदर। नेक्स्ट मंथ, हाँ एग्जैक्टली। जो अंदाज़ा है तो मैं उसको उनसे बात करूंगा, टेंशन नहीं लो। फिर हो सकता है आपका होगा जनवरी, हमारा शुरू होगा ना, फिर जनवरी में फिर आपका होगा फिर। तो 2 महीने आपके पास होंगे तो प्रैक्टिस कर लेना हैकेथॉन की। आप लोगों ने हैकेथॉन दिया है ना? मिनी हैकेथॉन की बात कर रहा हूँ। हाँ, फ्रंट एंड के दिया ना आप लोगों ने। तो इन्होंने भी, हमारे वालों ने भी मिनी दिया हुआ है। ठीक है, अब सीन ये है कि अब आपका होगा बैकएंड का। अब या तो वो इस अगले महीने होगा, क्योंकि अब तो सलानी हर महीने हैकेथॉन कराएगा, तो वो आपको उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि इस महीने हो जाए। हाँ बिल्कुल फाइनल, लेकिन मैं मना कर दूंगा उनको। और मैं उनको फिर नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में फिर आपको लेके चला जाऊंगा, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ फाइनल, बिल्कुल फाइनल हैकेथॉन। क्या कर रहे हैं, ये तो होगा। दिसंबर में करा दें? वो एक फैब बोल रहा है, एक दिसंबर बोल रहा है। दिसंबर जल्दी है ना? प्रिपरेशन आप लोगों की है ना यार, हमारे वालों की नहीं है। इन्होंने नोट जेएस नहीं पढ़ा अभी तक। आपने नेक्स्ट जेएस नहीं पढ़ा, इनको नेक्स्ट जेएस आता है। फर्क ये। हाँ, तो वो आपके सर साथ ने पहले नेक्स्ट जेएस नहीं पढ़ाई, बाद में पढ़ा दी। हम तो एक फ्लो में चल रहे हैं, पहले फ्रंट एंड देन बैक एंड। लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया है ना, इंडस्ट्री दोनों मांगती है। अगर आपको रिएक्ट आती है, नेक्स्ट नहीं आती, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे कि मैं, तो या तो आप उसको बोलोगे मैं सीख लूंगा, जवाब दे सकते हो। अगर वो कहता है कि हाँ ठीक लो, सीख सकते हो, तो आ जाओ। और अगर आप बोलते हो कि यार मुझे सीखने में टाइम लगेगा, या आप बोलते हो कि उसको कंपनी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, उसको चाहिए ही सिर्फ नेक्स्ट जेएस का डेवलपर पहले दिन से, तो फिर वो आपको बोलेगी यार मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इनिशियली जो मैंने प्रिपरेशन कराई है वो फ्रंट एंड की जॉब की कराई थी। अब बैक एंड का काम स्टार्ट होगा, और आपको बैक एंड पे भी हाफ आता है, सही है ना? आपको मर्ज स्टैक पर सिर्फ क्रेड ऑपरेशंस आते हैं, उसमें अभी तक आपने रिलेशन नहीं पढ़ा, तो अभी आपकी पढ़ाई तो अधूरी है। रिलेशन ये तो छोड़ दो, आपको रेडिस अभी नहीं पता, आपको नोड कैशे नहीं पता, आपको इस वक्त क्रोन जॉब का आइडिया नहीं होगा, सॉकेट आयो आपको आइडिया नहीं होगा, तो बैकएंड बहुत अधूरा है आपका अभी। 2 महीने में मैंने इनको कहा था कि मैं भी किसी तरह पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा, जो अच्छा हो सकेगा। जिस तरह मैंने इनको फ्रंट एंड पढ़ाया है कि मार्केट रेडी फ्रंट एंड है ये सारे। अब इनको जॉब नहीं मिल रही वो अलग बात है, या अप्लाई नहीं कर रहे, या अप्लाई नहीं कर रहे, सही बताऊं तो ये अप्लाई नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पूछता हूँ तो हर हफ्ते बोलते हो कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया। देखो रिस्पॉन्स टाइम लगेगा, ये तो आप सोचो ना कि यार आप अकेले नहीं हो ना। सीवी से मुराद किस तरह चाहिए, चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो सीवी बिल्कुल सिंपल रखनी है पहली चीज। कोई पिक्चर अपनी अपलोड नहीं करनी उसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सीवी रखनी है। जितनी सीवी सिंपल होती है उतना एटीएस ट्रैकर के अंदर अच्छी आएगी। एटीएस ट्रैकर आजकल लोग यूज़ करते हैं, आजकल ये अब कंपनी यूज़ ही करती है वो, इसमें वो फिल्टर आउट करती है आपकी सीवीज को। ठीक है, एटीएस चेकर। ठीक है, रिज्यूम चेकर। अब यहाँ पे आपके रिज्यूमे डाल के चेक करके बताता है कि आपके रिज्यूमे में क्या मसला है क्या नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, इसकी अपनी एक पॉलिसीज है कि ये क्या क्या चेक करेगा। सही है, तो जिस भी जितनी सिंपल हो, जितनी अच्छी हो, अच्छी से मुराद ये कि बिल्कुल ज़्यादा आपने उसमें कोई ऊटपटांग चीज़ें नहीं डाली हुई हो, तो उतना अच्छा वो ये जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आप लोगों ने शायद देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, आप लोग लिखो गूगल डेवलपर सीवी, बिल्कुल सिंपल सीवीज होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर दिखाऊं इसमें तो अजीब अजीब और भी डाल दी। अच्छा ये लेआउट वाली भी मत रखना, ये देख रहे हो, ये लेआउट शिफ्टिंग रिजेक्टेड है, ये तो बता दूं मैं, नहीं रखनी है।
सिंपल सीवी एक पेज के अंदर रखो, ये देख लो। सीवी कहाँ चली गई? इमेज ही है ना, लिंक है। चलो इसको ऐसे ही देख लो ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाम आ गया, आपका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, आपकी पोजीशन। अब पोजीशन देखो क्या रखनी है। अगर आप मर्ज स्टैक डेवलपर हो तो 3 सीवी बनाओ, फ्रंट एंड, बैक एंड, मर्ज स्टैक, तीनों की सीवी बनानी है। जो रिक्वायरमेंट है ना वो सीवी भेजनी है। रेज्यूमे और सीवी एक ही बात कर रहा हूँ मैं, एक ही बात, दोनों सेम चीजों में कंसिडर होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 सीवी बनानी है, मर्ज स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड। बैकएंड के अंदर बैकएंड के प्रोजेक्ट डालो, डिफाइन करो। फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड की प्रोजेक्ट डिफाइन करो। मर्ज स्टैक के अंदर दोनों से बने हुए प्रोजेक्ट डिफाइन करो। फ्रंट एंड की जॉब आएगी, मर्ज स्टैक किसी भी मत भेजना, क्योंकि वो समझते हैं कि यार ये ओवर क्वालिफाइड है, तो उस चीज में भी वो अक्सर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आएगा, पैसे ज्यादा मांगेगा, छोड़ो, सीवी देखते ही नहीं है। ये भी होता है, सही है, अक्सर मैं भी करता हूँ ये, जाहिर सी बात है। आप मुझे जब इतना डाटा दिखा दोगे और मेरे पास जॉब कम पैसों की है, तो मैं कैसे जो है ना आपको कम्युनिकेशन करूंगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड आता है, जॉब पोस्ट देखो ना कैसी है, सही है। इसी तरह जो है ना आप लोग ईमेल टेम्पलेट भी लिखवा लो चैट जीपीटी से, सब यूज करते हैं, आप भी यूज करोगे। उसको बिल्कुल बोलना कि क्लेरिफाई, बिल्कुल सिंपल, उसमें अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे भाई टाइमिंग के इश्यूज है, मैं टाइमिंग इस टाइम पे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर उसमें टाइमिंग जो है ना जॉब पोस्ट में नहीं लिखी है तो सही है। अगर उसमें उन्होंने बताया है कि भाई अगर 9 से जो है ना 5 चाहिए मुझे बंदा, एक मिसाल दे रहा हूँ, सुबह 9 से 5, यानी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप अप्लाई नहीं करो, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी वाले हो, आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी, ठीक है। हकीकत है, मैंने भी जॉब करा है, मुझे पता है किस तरह काम किया है मैंने, सही है। तो आप उस चीज़ को या तो पहले उसको बता दो कि यार मैं इस टाइम पे नहीं आ सकता। मेरे तकरीबन कोई ठीक ठाक इंटरव्यू इस चक्कर में फेल होते थे। फेल क्या होते थे, वो मुझे इस तरह मना कर देते थे कि भाई, या मैं मना करके आया था कि भाई मैं इस टाइम पे जॉब कर ही नहीं सकता। अब सुबह 9 से 5 में जॉब नहीं कर सकता, मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मेरी 4 बजे खत्म हो रही है, मैं जॉब कहाँ से करूंगा। वो फिर भी अल्लाह का बंदा घसीट घसीट के मुझे 1 बजे तक ले आया कि यार 1 बजे तक आ जाओ। मैंने बोला भाई मैं 1 बजे भी नहीं आ सकता। अब क्या करे बंदा, कर सकता है। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप उसको डिफाइन कर दो पहले सीवी के अंदर। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। आप उसको सीवी या ईमेल के अंदर डिफाइन कर दो। सीवी के अंदर आप जॉब पे लिख रहे हो तो बता दो कि भाई ये टाइम अवेलेबल है। सीवी में नहीं लिखो, चलो छोड़ दो, ईमेल में लिख दो, डिफाइन कर दो, मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, सही है। ताकि उसका भी टाइम वेस्ट ना हो ना आपका वेस्ट हो। भैया आपको डीएचए में बुला लिया, आप रहते हो मलीर में, आप गुर्बत के मारे या कह लो या जॉब के मारे आप पहुंच गए भाई, सही है। हर कोई जाता है भाई, जाहिर सी बात है, जॉब मिलेगी आपको तो इनिशियली चाहिए भी है, ज़रूरत भी है, आपको जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए। आप चले गए डीएचए, भाग दौड़ करके बाइक चलाते हुए पहुंच गए, 1 घंटा आपको पहुंचने में लगा। वहां जाके सुनने को मिलता है यार इस टाइम पे तो हम रख ही नहीं सकते, तो फिर आपकी भी चलेगी, चलेगी ना, टाइम वेस्ट करा ना आपका। क्योंकि आप इतनी दूर से तैयार श्यार होके चले गए दुनिया के उस कोने से उस कोने के अंदर, और आपको सुनने के मिले यार आप हम तो इस टाइम में काम ही नहीं करते, तो आप उसको मेंशन कर दो पहले ही, ताकि अगर वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करो तो आप उसको भी कड़कली जवाब दो, भाई जब तक वो लिख के दिया यहाँ पे टाइम, तो फिर तो क्यों इस तरह की बात कर रहे हो भाई। या तो आप पढ़ लो ईमेल को सही तरह कि जब मैंने मेंशन कर दिया था कि इस टाइम पे मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर आप उसका कंसर्न है ना, ठीक है। तो आप टाइम मेंशन कर दो, सही है। तो फिर क्या होगा, वो आपको देख लेगा, पहले ही बुला लेगा अगर जरूरत होगी, या तो नहीं बुलाएगा। और ऑटोमेटिकली चीजें आपके साथ फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगी, और इसमें चांसेस आप पे कम है। रीजन यही है कि मेनली कंपनीज 9 से 5 काम कर रही है, या तो नाइट शिफ्ट कर रही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, नाइट लगा के सुबह यूनिवर्सिटी चले जाओ, ठीक है, ये भी किया है पता है मुझे। रास्ते में जा भाग, बिल्कुल ऐसा ही है, नींद इतनी आ रही होती है, बंदा कैसे करता है, ठीक है। लेकिन करना पड़ता है काम के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नींद खोनी पड़ेगी, सही है। या तो फिर आपका ये है कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, बोलो यार बस जॉब करता है। बात ये है ना कि अब आपने तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ना, आप कौन से सेमेस्टर में हो? आप नहीं, दूसरा कौन सा था यूनिवर्सिटी वाला, कौन था? आप थे, आप हो, आप कौन सा सेमेस्टर है आपका? सेकंड सेमेस्टर है, वो तब आ गया, अब तो तबाही में उतर गया वो। अच्छा, जबरदस्त, वर्चुअल, इसने वर्चुअल ली हुई है।
आप में से कौन था यहाँ पे? कराची यूनिवर्सिटी का, हाँ आपकी इवनिंग है ना, इन्होंने इवनिंग ली हुई तो इसलिए ये मैनेज कर भी लेंगे। हमारे पास ये इकरा के भी बैठे हुए हैं और SMIU के भी बैठे हुए हैं, कौन कौन से बताना भाई? मोहम्मद नमाजू के भी बैठे हुए हैं, अभी सारे मॉर्निंग वाले हैं। इनकी यूनिवर्सिटी सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, खत्म होते होते कितने बज जाते हैं भाई? 4-5 बज जाते हैं। तो ये जॉब कर सकते हैं? कोई कंपनी नहीं रखेगी भाई, उसकी शिफ्ट ही खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे आपके पास वैसे ही कंपनी, यानी कि जो आपके पास, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, 500 कंपनी थी जो आपको हायर कर सकती हैं, सही है, उस 500 में से तो इनका समझो 90% तो निकाल दो आप, कितना बचा? 500 का 90 कितना बचा? 50 बचा। उस 50 कंपनी में से इनको हायर करेगी वो बंदे, वो कंपनी या तो कोई नाइट कर रही होगी या फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है, समझ में आ रही बात? ये बड़ा टफ चीज़ है लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी फिर जॉब करूंगा, तो आपसे बड़ा गधा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि एक हमारे बैच का लड़का था, ठीक है, जो हमारे साथ पढ़ा है बैच 7 के अंदर, तो हम लोगों ने तो पढ़ा 21 के अंदर है। उसकी चल रही थी यूनिवर्सिटी, उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी और मैंने एडमिशन ले लिया था बैच जो है ना कोर्स के दरमियान ही यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, सही है। उसकी यूनिवर्सिटी, उस बंदे ने अब जाके, जब उसकी यूनिवर्सिटी एंड हुई है, अब जाके उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करी है। समझ रहे हो मेरी बात? उसने पढ़ा कब है? 21 के अंदर। इंटर्नशिप कब स्टार्ट कर रहा है? 25 के अंदर। सोचने वाली बात है। 4 साल उसने गवा दिए। तो मैं क्या बोलूं आपको? अक्लमंद तो नहीं बोलूंगा, ये मैं आपको क्या बोलूं? एग्जैक्टली, लफ्ज ऐसे है। तो बेहतर यही है कि भाई आप जब कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, आप इतने कैपेबल हो भाई, जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, बस आपको मैनेज करना है। असल मसला ये मैनेज करना है। नींद गंवानी पड़ेगी, ये चीज़ें करके आपको फिर जो है ना काम करना पड़ेगा। ये तो मैंने भी आपको अपनी पूरी रूटीन बताई हुई है कि मैं कैसे जॉब करता था, सही है। 3-3 घंटे सो के मैंने जो है ना काम भी किया, यूनिवर्सिटी भी मैनेज करी है, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी भी पास आउट होने जा रही है, ठीक है, सब हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो मेरी थी ना, मेरे लिए था ये करियर, और उस पर मैंने फोकस किया। आपको भी यही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में आप हर कुछ नहीं सीख सकते, वो मैं आपको बता दूंगा, आप बल्कि जो जा रहे हैं उनको पता चल जाएगा। आप लोग भी जाओगे ना यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर में ना आप लोग अभी, तो कंप्लीट हो गया अभी हो, मतलब पेपर दोगे, अभी पेपर होने वाले हैं आप लोग के भी, जबरदस्त। तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ये चीज़ें नहीं सिखाती है। यूनिवर्सिटी जाओ ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा यूनिवर्सिटी मत जाना, किसी को नहीं कहता मैं ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी मत जाना। डिग्री लो, लेकिन डिग्री सिर्फ नाम की है। तो मेरी बात, बड़ी कंपनीज में जाने के लिए, बाहर मुल्क में जाने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी आप, और बगैर डिग्री के काम नहीं होगा। और डिग्री इसलिए नहीं लो कि यार, कि इन चीज़ों के लिए, एक सेल्फ अपने आप को लेवल अपडेट करने के लिए, कभी किसी के बीच में बैठो तो एटलीस्ट पता चले यार ये डिग्री होल्डर है, इसकी कम्युनिकेशन बता रही है, सही है। तो रिस्पेक्टेड लेवल के लिए भी है, वरना ऐसे पढ़ने वढ़ने के लिए डिग्री नहीं है। बत्ती बना के उसको रख लेना घर पे, ये लोग यही करते हैं। गोल 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 होती है ना डिग्री, तो वहां पे आके रख के घर में रख देते हैं, चलो भाई इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मेरी बात, डिग्री मुझे मिली नहीं है अभी तक, डिग्री मिली नहीं है। मेरे अभी 2 पेपर बाकी हैं, वो दूंगा डिग्री मिल जाएगी। कब मिलेगी ये भी नहीं पता। तो मेरा तो खैर टीचरों के साथ दुश्मनी इतनी है तो वो मुझे फेल कर देते हैं। भी जैसे ये डेटाबेस का चैप्टर था, इसमें मेरी बहस हो गई थी टीचर से, वो मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला आप क्या बात कर रहे हो, मैं काम करता हूँ, आप मुझे बता रहे हो ऐसे काम होता है। और उसमें गुस्सा, उसकी जो है ना उस चक्कर में उसने मुझे फेल कर दिया। खैर ये होता रहता है। तो आप बहस नहीं करना टीचर के साथ, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, सही है। तो मेरा कोर्स भी बड़ा महंगा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो मसले मसाइल हुए आप लोगों के साथ। खैर, तो सीवी की बात हो रही थी, तो ये सीवी जितनी सिंपल रखी हुई है आपने उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। समरी लिखी हुई है, समरी में बस आपने इसको डिफाइन करना है कि भाई मैंने मंस्टेक का पढ़ा है, क्या करा है, पढ़ा है, ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं, ये 3-4 लाइनों इनफ है, ठीक है। चैट जीपीटी को भी बोलना भाई इतने वर्ड्स का ही लिख के दे, इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं करना, इतना ही लिख दे। उसके बाद स्किल्स लिखा हुआ है, आप उसमें स्किल्स डिफाइन कर दो, 3-4 चीज़ों में डिवाइड कर दो। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, कौन से टूल्स आपको आते हैं, तीसरा आपको जो फ्रेमवर्क वगैरह जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। उन तीनों चीज़ों में चीज़ें सारी डिफाइन कर दो, भर के जो जो आपको आता है। एक्स्ट्रा कुछ मत लिखना जो नहीं आता। ऐसा ना हो C# आप लिख रहे हो, घंटा आपको नहीं आती। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं लिखना।
बहुत जलील हो जाओगे इस चक्कर में, कंपनी जलील भी बहुत टाइट करती है सीवी देख के। सही है, गोली नहीं मारती वो आपको, लेकिन जलील बहुत टाइट करेगी आपको। सही है, उसके पास पूरा राइट है। आपने उसको सीवी देके बोला कि यार इसमें मुझे वर्डप्रेस आता है, एक मिसाल है, आपको उसने पूछा, आपसे दोस्त वर्डप्रेस के सवाल करे, आप फंस गए, तो बोलेगी ना फिर आपने यार मेंशन क्यों किया हुआ जब आपको नहीं आती एक चीज, जो आता है उतना लिखना। ठीक है, फायरबेस आपको जितना आता है उस हिसाब से लिखना, सुपरबेस जिस हिसाब से आता है उस आपको उतना लिखना, उसको डिफाइन कर देना, बस सुपरबेस में मैंने ये चीजें देखी, ये चीज बनाई हुई है। सही है, अगला क्या है, टेक्निकल स्किल्स है। ऊपर वाला कौन सा ही है, की स्किल, इसको कटा दो, उसको देखना नहीं है। टेक्निकल स्किल्स आप उसमें आपकी सारी चीजें मेंशन हुई, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, टूल्स भी, डेटाबेस भी इसमें डाल देना अगर डालना हो तो, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी हुई है, कहीं काम किया हुआ है तो मेंशन कर देना। प्रीवियसली अगर आपने कोई अलग जॉब भी करी हुई है, कोई भी किसी भी किस्म की, जैसे कि मैं 17 साल की उम्र से जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अब सीवी में वो सारी जॉबें लिखता ही नहीं हूँ। लास्ट की जो 2 होती है बस वो 2 से 3 मैं वो लिखता था। ठीक है, क्योंकि क्या उसको क्या बताना मैंने क्या किया जिंदगी के अंदर, उसको सिर्फ ये बता दो कि मैंने ये एक, अगर जैसे आपने प्रीवियसली किसी भी चीज़ में काम किया हो, कंप्यूटर के अंदर किया हो, किसी और फील्ड के अंदर किया हो, तो बस वो लिखते ना, 1 से 2 जॉब। उसको नहीं बताना मैं कब से जॉब करता आ रहा हूँ, कब से क्या कर रहा हूँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर तो अलग चीज़ है, फिर आप अगर आप उसी फील्ड के अंदर जा रहे हो तो, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर रिलेवेंट फील्ड है तो सही है, अगर फील्ड ही रिलेवेंट नहीं है तो इतनी जाना वो आपको डालने की जरूरत ही नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया। एक जॉब डाल देना अगर आपने करी है तो बस, ताकि उसको पता चले कि यार एक एक्सपीरियंस बंदे को ले रहा हूँ, कोई अनप्रोफेशनल बंदा नहीं है, किसी भी माहौल के अंदर जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं एक नए बंदे को लेता हूँ तो मुझे पता है यार ये बंदा इमेच्योर है, इसको काम करना भी नहीं आता, उसको तो ऑफिस के रूल्स पॉलिसीज भी नहीं बताऊंगे अभी। वहीं अगर आपने कहीं अगर रिलेवेंट जॉब भी डाली हुई तो उसको एटलीस्ट ये आइडिया होगा, इसको ऑफिस की पॉलिसीज का आइडिया होगा, डिसिप्लिन का आइडिया होगा। कंपनीज ये भी बहुत देखती है डिसिप्लिन, और क्या कहते हैं उसको, पॉलिसीज पे कितना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इस फील्ड में काम किया हुआ है तो आप उसमें फिर अपने जो वर्क आपने किया हुआ है वो उसको मेंशन करो कि आपने क्या काम किया हुआ है। भाई मैंने इस कंपनी में एज अ फ्रंट एंड जॉब करी है और ये मेरी ड्यूटीज थी, मैंने इंटीग्रेशन भी काम किया, और मतलब एपीआई इंटीग्रेशन भी करी है मैंने, और थोड़ा बहुत मैंने बैकएंड पे वर्किंग करी है। इनफ, 3 4 4 लाइन के अंदर आपकी जॉब क्लोज, खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। जो आपने काम किया बस वो डिफाइन करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं लिखना उसके अंदर भी, चैट जीपीटी लिख के दे देगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो कि मुझे पता है सबने उससे लिखवाना है। तो आपने क्या करना है, उसको पढ़ना जरूर है कि यार मैंने इतना किया हुआ है, मैं इतना ही लिखूँ, उससे ज़्यादा ना लिखूँ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर कोई दूसरी जॉब आती है तो उससे भी ये लिख देना, और अगर वो नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना वो मेंशन जरूर करना। वो मैं एक सब मिसाल आपको देता हूँ ना, क्या देता हूँ, दिखेगा तो बिकेगा, ऐसा ही है, यही हिसाब किताब है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा ना कि आपने क्या बनाया हुआ है क्या नहीं बनाया हुआ, उसको हायरिंग में ज्यादा आसानी होगी। फर्ज करो आपने बनाया हुआ है फेसबुक का क्लोन, ठीक है, फ्रंट एंड से बनाया, आपने उसी का बैकएंड बना के रख दिया, एक मंथ तक आपके पास पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। लेकिन अगर आपने ही बनाया है, आपने उसके लिए कोई चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया, या आपने अगर उसको यूज़ किया भी तो आपने उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग करी कि उसने ये काम क्यों किया है, और फिल्टर से क्या हो रहा है, या अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ पता है तो बेस्ट है। तो चूंकि इंटरव्यू की टेबल पे जब सीवी जाएगी तो वो आपसे पूछेगा आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो फटाफट उसको खोल के चेक कर लेगा, अगर डिप्लॉय होगा तो वो चेक कर लेगा, डिप्लॉय नहीं है तो वो गिटहब पे खोल के चेक कर लेगा। 2 4 क्वेश्चन उससे वो आपसे करेगा, 100% क्वेश्चन करेगा, मैं भी करता हूँ इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन करेगा, वो आपसे पूछेगा आपने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें आपकी ड्यूटी क्या थी, आपने बनाया क्या है, और क्या इसके अंदर ये चीज़ क्यों यूज़ करी है। क्या आपने अकेले बनाया, आप बोलोगे हाँ भाई मैंने सिंगल प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, तो आपने क्या इसमें परफॉर्म किया, ये क्यों यूज़ किया, ये क्यों यूज़ नहीं किया, सब सवाल करेगा। तो आपको जवाब देने आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अगर ये नहीं आते, टाटा बाय बाय। इंटरव्यू का डिसीजन 5 मिनट के अंदर अंदर हो चुका होता है कि इसको हायर करना है नहीं करना, आगे वो लंबी करता है बिला वजह की, 25 मिनट खींचेगा वो आपका इंटरव्यू बिला वजह का। 5 मिनट में उसने डिसाइड कर लिया इसको रखना है नहीं रखना, बस याद रखना। समझ में आ रही है बात। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर सर्टिफिकेशन वगैरह है, सही है, तो आप उसको डिफाइन कर देना, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, घंटा काम आता है ना आपको, जॉब मिलेगी। आपने प्रोजेक्ट मेंशन करे ना, वो आपकी सर्टिफिकेशन से बढ़कर है।
वो बता रहा है कि यार इसने इसको ये काम आता है, इसको ये काम नहीं आता। आपने लिखा मुझे मर्ज स्टैक आता है, वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा यार ये चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ होती है, ब्लॉकचेन एआई नहीं पूछेगा, वो आपसे इस चीज़ का पूछेगा। अगर आपने एआई मेंशन किया तो फिर एआई का जवाब देना भी आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आखिरी में उसने अगर ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह, एजुकेशन, एजुकेशन का पार्ट बिल्कुल छोटा सा। इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, इस कॉलेज से पढ़ता हूँ, ठीक है, सैलानी से पढ़ता हूँ, खत्म। दो तीन चीज़ें, सही है, ज़्यादा नहीं। अक्सर लोग स्कूल भी डिफाइन करते हैं, मदरसे गए तो मदरसा डिफाइन करेंगे। हाँ मैंने देखा है, सीवीज में आता है। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब वो सीवी को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है। सीवी को बड़ा करना है, आपने अपने जॉब एक्सपीरियंस को बड़ा करो, अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स को बड़ा करो कि उसमें आपने प्रोजेक्ट में यूज इफेक्ट यूज किया, यूजर रिडक्स यूज किया था, या आपने क्या यूज किया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज किया था। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू बनाया तो आपने उसमें 10 स्टैक क्यूरी यूज किया या नहीं किया, ये चीज़ें डिफाइन करो उसके अंदर, जो आपको हायरिंग पे जो है ना फोकस करेगी कि अच्छा यार ये कीवर्ड है, अच्छा 10 स्टैक आता है इसको, लड़का लग रहा है तेज, आ जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स हैं। एजुकेशन सिर्फ इतनी लिखो, लास्ट वाली जो आप करते हो, भाई मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लिख दूंगा, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जम मार के तो नहीं आया ना मैं, कॉलेज और सारे स्कूल पढ़ के ही आया हूँ, वो समझ जाएगा। तो लास्ट लिख दो, और अगर आप सैलानी में पढ़ते हो तो आप वो मेंशन कर दो, क्योंकि उससे सीवी पे इफेक्ट पड़ता है। ये मैं आपको नहीं बोलूंगा नहीं पड़ता, भाई सैलानी का नाम चलता है मार्केट में, ये बता दूंगा आपको। आप जाके बोलोगे सैलानी से पढ़ता हूँ तो उसको पता चलेगा कि नहीं बंदा कुछ कर रहा है, अच्छी जगह से पढ़ रहा है। ठीक है, ये मैटर करती है चीजें, याद रखना। तो ये चीजें मेंशन आप कर दो, इनफ है, काफी है। ये सीवीज का एक फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेटिंग आप इसी तरह फॉलो करना, सिंपल, बिल्कुल लाइट। कुछ ज्यादा इसमें फूल पत्तियां लड़कियों की तरह बनाने की जरूरत नहीं है। पिक्चर अपनी जो है ना कोट पैंट में अच्छी सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम डिफाइन करो, जॉब जो आपका रोल है, जो आप करते हो, या जो आपका उस टाइम रोल आप जिस पे भी अप्लाई कर रहे हो। फ्रंट एंड पे माइनस टैग की सीवी मत देना, फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड की सीवी देना। माइनस टैग पे फ्रंट एंड की सीवी मत देना, क्योंकि उसको पूरा बंदा चाहिए, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चाहिए। बैक एंड की सीवी अगर बैक एंड की जॉब आती है तो उस पर दे देना। क्लियर हो गई बात? और कोई सवाल? हम्म। आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आप उसको अलग से डिफाइन कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। छोड़ दो, कुछ नहीं किया तो नहीं किया। जब आपको कुछ किया नहीं तो आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट उसमें से दिखा देना, उसमें फिर प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबे कर देना कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। कौन सी पीडीएफ? सीवी तो आपकी पीडीएफ में ही होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सीवी हमेशा पीडीएफ में भेजना। इमेजेस जो मांग रहा है वो फिर अलग कहानी है, उसको आप दिखा देना, अदरवाइज सीवी हमेशा पीडीएफ में बनाना। 3 पीडीएफ बना के रख लो, फ्रंट एंड, बैक एंड और बैंड स्टैक, इनफ है। बैंड स्टैक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो तब तक तो आप बना के रख लो पहले से। ठीक है, उसमें चीज़ें मेंशन करके रखो, लेकिन जितना आता है सिर्फ उतना लिखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत लिखना। और सीवी को अपडेट करते चले आना वक्त के साथ साथ, जब आपके पास एक्सपीरियंस बनता चला आएगा। कह रहे हैं आप? और कोई सवाल किसी का इस चीज़ से रिलेटेड? समझ में आ गई सीवी बनाना? पक्का? अच्छा, तो हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल गया इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको जो है, इसका रियल टाइम डेटाबेस देख लेंगे। चैट एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे इस प्रॉपर, सही है, उस पर हम देख लेंगे चैट एप्लीकेशन पे किस तरह काम हो रहा है, किस तरह डेटा आ रहा है।